ब्रांड का मतलब होता है कि आप किसी चीज में चैंपियन बने, हर चीज में हीरो ना बने, ये मतलब। ब्रांड का मतलब ये लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आप जो कहते हैं वो इनवैलिड है। दो सबसे बड़ी एसेट है आपकी, थिंकिंग एंड स्पीकिंग, और कोई एसेट नहीं। वो कहते हैं जितना समय आप अपने काम पे देते हो उससे ज्यादा समय अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे दो। किसी एक काम को हर रोज अगर आप कंसिस्टेंटली करें 20 मिनट, तो 365 दिन में टॉप 5% में आ जाते हैं। पीक पे हर व्यक्ति अकेला होता है, नीचे एक भीड़ होती है। पीक में कंपटीशन ही नहीं है, किसी कीमत पे पैसा या सही कीमत पे पैसा। जो एजुकेट करता है उसकी सेलिंग स्किल कभी फेल नहीं हो सकती। जो फोर्स करता है, पुश करता है, वो हमेशा टेंशन में रहेगा फेल। कहते हैं सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। आज हम ऐसी शानदार जबरदस्त पर्सनालिटी को आपके साथ रूबरू करवाने लेके आए हैं, द वन एंड ओनली राजेश अग्रवाल जी। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। काफ़ी तमन्ना थी सर से मेरी मिलने की, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से सर को सुन रहा हूँ और प्रभावित हूँ, और आज आप लोगों को भी प्रभावित करवाने के लिए लेके आ रखा हूँ। लेकिन आज केवल हम बातों से नहीं, आज सर से हम सवालों के साथ बातचीत करेंगे। ऐसे सवाल जो आपके बिजनेस में, आपकी सेल्फ हेल्प की ग्रोथ में, आपके माइंडसेट में, आपकी स्किल्स में, आपके लीडरशिप में, आपके बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, आपको लाइफ में ग्रोथ दिलवाने के लिए। तो सर मैं आपसे एक करके सारे सवाल पूछूंगा। बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं, काफ़ी सवाल सर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और काफ़ी छांट के सवाल जो है सर के लिए सवाल लेके आ रखा हूँ। तो आज सर हम इस पॉडकास्ट में आपसे कुछ ऐसे सवालों पर गंभीर चर्चा करेंगे जिसमें लोगों को हम वो एजुकेशन दे पाएँ जो कई बार वो ले नहीं पाते, क्योंकि इस सोशल मीडिया की भीड़ भाड़ की दुनिया में और इतनी डिस्ट्रैक्शन है, लोगों को सही वैल्यू मिल नहीं पाती। तो सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र जी, और हम ऊपर वाले की बरकत है, सब ठीक है, खुशनुमा मिजाज है, और बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया हमें। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम। सर से मेरा पहला सवाल सर आपके बारे में है। जी। कई लोग सर आज आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में सुनते हैं, जब समझते हैं और देखते हैं आपको, तो कई बार लोगों को लगता है कि कौन है, कहाँ से हैं, किस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। क्योंकि सर इस भीड़ भाड़ की दुनिया में, इस सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन में लोग अथॉरिटी को भूल गए हैं, किससे सीखना है लोगों को ये पता नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि आप आज हमारी ऑडियंस के साथ अपनी जर्नी की सर थोड़ा सा आप बातचीत शेयर कीजिए कि कैसे आपका सफ़र रहा, कैसे आप इस ट्रेंडर बनने की जर्नी में आए, इस फील्ड में आए, आज आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप एमएनसीज में, आप जो है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग पे आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर थोड़ा सा मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कैसे रही। बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और जो मेरे दिल के सबसे अजीज है, करीब है, उस क्वेश्चन से आप शुरुआत कर रहे हैं। मेरी पैदाइश और परवरिश कलकत्ता में हुई। कोलकाता? जी, कोलकाता आप कहते हैं उसको। और मेरे फादर बिजनेसमैन थे, उनकी बहुत सारी रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें थीं, लेकिन मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, मेरा जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, स्वाभाविक जो चाह थी मेरी, वो ये थी कि मैं पोइट्री, ड्रामेटिक्स, एक्टिंग, थिएटर, राइट, सिंगिंग, और ये सारे मेरे लिटरेचर, ये मेरे सबसे करीबी सब्जेक्ट थे जिसमें मैं नेचुरल तरीके से इंटरेस्ट लेता था और परफॉर्म करता था। तो मैं 12 साल की उम्र से मैंने डिस्कवर किया अपने अंदर कि मुझे बोलने की एक नेचुरल ऊपर वाले ने गिफ्ट दी है, राइट। मतलब माइक दे दें आप तो फिर वो फ्लो होता है, नेचुरल फ्लो होता है, ये मैंने डिस्कवर कर लिया था। और कलकत्ता में यानी कोलकाता में एक शख्स हैं जो अभी भी हैं, जिनका नाम है शकील अंसारी। शकील अंसारी, हम उनको शकील भाई कहते हैं। वो वहाँ के टॉप एंकर होस्ट हुआ करते थे, आज भी हैं। तो मैं उनके प्रोग्राम, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम ऑब्जर्व करने जाता था। बाकी लोग तालियां बजाने जाते थे, लेकिन मैं नोट्स बनाता था कि वो मंच पे कैसे आते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है, डिलीवरी स्किल क्या है, कैसे कैसे। ये मैं 12 साल की उम्र से 18 साल तक मैंने उनको ऑब्जर्व किया। आप ऑब्जर्व कर रहे थे उस उम्र से ही? हाँ हाँ। जहाँ भी उनके प्रोग्राम होते मुझे पता लग जाता। और मेरे इसी के पैरेलल मेरे फादर चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस संभालूं, दुकान संभालूं, बट आपका इंटरेस्ट था नहीं। मेरा था नहीं। और जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तानी समाज में हम लोग आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, आपका माहौल अलग है। तो मैंने कहा इसको बैलेंसिंग कैसे करूं, फादर को भी मना लूं, ये भी सीख लूं, वो भी कर लूं। तो मैं बड़ी मुश्किलों वाला वक्त था, क्योंकि फाइनेंशियल बड़ी ज़्यादा चैलेंजेस थी। मैं जिस मकान में रहता था, जिस बिल्डिंग में रहता था, वहाँ 8 मकान थे, 50 लोग थे, एक वॉशरूम था। एक वॉशरूम? एक ही वॉशरूम उस बिल्डिंग में? जी जी जी। तो आपको वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ेगा। जीवन के 20 साल तक मैं रास्ते पे नहाया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रास्ते पे। मैं बाथरूम, वॉशरूम क्या होता नहीं जानता था।
और एक तरफ अपने मैं इन तमाम जो स्किल्स हैं वो भी सीख रहा था, अपने इंटरेस्ट को भी फुलफिल कर रहा था, शकील भाई को भी वॉच कर रहा था, फादर के बिजनेस को भी संभाल रहा था, स्कूलिंग कॉलेज में भी चल रहा था। तो ये सारी अलाइनमेंट करके जिंदगी चल रही थी। ये 20 साल तक चला। 20 साल की 20 साल की उम्र तक ये चला। 20 साल की उम्र में अचानक फादर का बिजनेस कोलैप्स कर गया जब मेरी 20 साल की उम्र थी, यानी वो बैंकरप्ट हो गए। और एक रात में हम कलकत्ता से कोलकाता से दिल्ली आ गए, सब छोड़ छाड़ के। बिजनेस बंद हुआ, आप छोड़ के वापस दिल्ली आ गए। हम अपनी बुआ जी के यहाँ दिल्ली आ गए, ओके। जिसमें मेरी 2 सिस्टर हमारे साथ थी, मम्मी और फादर। बड़ी सिस्टर मेरे से 10 साल बड़ी हैं, तो उनकी शादी पहले हो चुकी थी। तो यानी मैं उस समय बीकॉम फाइनल ईयर में था। तो पढ़ाई छूट गई होगी? छूट गई, पढ़ाई छूट गई। सबसे बड़ा पेन वो था, पढ़ाई छूटने का। लोग कहते हैं आज की डेट में पढ़ना क्यों जरूरी है, बट मैं पढ़ाई की कीमत जानता हूँ, अहमियत जानता हूँ। क्या छूटा था मुझे पता है उसका। और यहाँ आने के बाद फादर ने मुझे पालिका बाजार में, जो दिल्ली में पालिका बाजार है, वहाँ एक हैंगर लेके दे दिया कि अब यहाँ पे तुम टी शर्ट बेचो, घर को संभालो। सड़क के किनारे वही पालिका बाजार में अगर आप 5 नंबर गेट से नीचे उतरेंगे तो वहीं पे हमारा हैंगर लगता था। हम टी शर्ट बेचते थे। सुबह चाय की पत्तियां चाय वालों को दे देते थे, 10 से 5 टी शर्ट बेचते थे। 5 बजे के बाद फिर हम जाके चाय की पत्तियों वाले से पेमेंट लेते थे। ये हमारा रूटीन था। तो 2 काम आप कर रहे थे? 2 काम ही था, डबल इनकम। क्योंकि फादर को कैंसर हो गया था, लंग कैंसर था, और उनका कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट करने के लिए पैसे कहाँ से लाए? वो तो कभी नौकरी से काम बनता नहीं। ऐसे करके दिल्ली में हमारी लाइफ 91 में शुरू हुई। 91 में आप दिल्ली आ गए जी, और ये काम करने लगे? ये काम करने लगे। मतलब बिल्कुल सब एक रात में सब बदल गया, एक रात में सब खत्म। मगर इसके बीच में सबसे बढ़िया बात ये रही कि मैंने कभी भी उम्मीदें नहीं छोड़ी, आशाएं नहीं छोड़ी, क्योंकि यही एक चीज थी जो मेरे पास थी और कुछ नहीं था। और मुझे पता था कि कल एक नया दिन होगा, कल एक नया दिन होगा, कल एक नया दिन, एक उम्मीद। जी जी जी। फादर ने 3 तालीम दी थी कि एक तो ये है कि आप किसी के साथ अपना रिश्ता ना बिगाड़ें, और एक कभी कोई काम को ना करें, जो मिलता है उसे करें, जो करें दिल से करें। हाँ, दिल से करें, उसमें अपनी पहचान बनाएं, जिसको आज की डेट में हम ब्रांड कहते हैं। बात करेंगे उस बारे में, ठीक है। और तीसरा ये है पीछे पलट के ना देखें कि कल का दिन अच्छा था, आगे देखें। चौथा ये था कि अंग्रेजी चाहे टूटी फूटी बोले, लेकिन बोलें जरूर, उनको अंग्रेजी पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस था। अंग्रेजी बोलना है, आपने कितनी तालीम ली है पता नहीं, बट अंग्रेजी बोलना है, वो उनकी पकड़ थी। इन चारों पे काम किया। फिर उनका वो चले गए, उनका देहांत हो गया। और फिर मैंने दिल्ली में एक एक्सपोर्टर्स येलो पेजेस डायरेक्टरी आती है, बहुत फेमस है, वहां पहली नौकरी एज अ सेल्समैन शुरू की, सेलिंग की। किसी ने कहा था, हाँ, सेल्स में किसी ने सिखाया था कि नौकरी आपको 2 वक्त की रोटी देगी, लेकिन सेल्स में आप कमीशन कमाना सीखेंगे जो किस्मत बनाएगी। नौकरी से 2 वक्त की रोटी मिलती है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम करनी है तो सेलिंग स्किल सीखनी पड़ेगी, बेचने की कला, बेचने की कला। ये हमारी यात्रा दिल्ली में शुरू हुई। और फिर मैंने वहां काम किया, फिर और भी जगह नौकरियां की। फाइनली मुझे जॉब मिली HP ह्यूलेट पैकर्ड, जिसका आप लैपटॉप यूज करते हैं, नेहरू प्लेस में। मैंने वहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मिला मुझे। पहली बार मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट में काम करना शुरू किया। ये घटना 92-93 के बीच की है। 2 से 3 साल के अंदर आप इस जर्नी के अंदर आ गए। और उसी के आसपास मैंने एक ट्रेनिंग ली 5 दिन की, जो मैंने अपने गुरु अशित घोष, जिनका नाम है, जिनसे मैंने ट्रेनिंग, जो मैं देता हूँ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के पहले दिन ही हॉल में जाते वक्त मेरे अंदर से आवाज आई, क्योंकि मैं बोलने का तो बचपन से था, तो वो लिंक हो गया कि जो ये शख्सियत कर रहे हैं वो मैं कर सकता हूँ। गॉड गिफ्टेड वो जिसको हम बोल सकते हैं। तो मैंने उनको अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं आपकी तरह बोलना चाहता हूँ, ऐसी जो होता है उस उम्र में। और क्या ट्रेनर वेनर तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ये करना चाहते हो तो मेरे साथ तुम्हें रहना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ, परिवार वगैरह सब कुछ, और कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं दूंगा, आप एक्सपीरियंस, बस एक्सपीरियंस दूंगा, और आप ट्रेनिंग बेचिए कॉर्पोरेट्स में, उससे कमीशन कमाइए, हमारे यहाँ तनख्वाह नहीं मिलती है। बेच के ही आप कमाओगे। और सेल्स में पहले से आगे थे? सेल्स में लेकिन वो छोड़ दिया मैंने, उनके साथ ज्वाइन करने पे छोड़ दिया। ओके। 6 महीने बाद उन्होंने मुझे 1000 रुपये या कुछ ऐसा दिया होगा, मुझे याद है। बीच में 5-6 महीने मैंने मैनेज किया, क्योंकि उन्होंने भी कंपनी स्टैब्लिश की थी दिल्ली में, तो हमने मिलके कंपनी ही स्टैब्लिश की थी। ओके। ट्रेनिंग की पहली कंपनी दिल्ली में स्टैब्लिश की थी, और लोगों का रिस्पॉन्स मिलना बहुत शुरू हो गया, बैचेस पे बैचेस बनने लगे, हम अच्छे खासे पॉपुलर हो गए, और फिर पीछे देखने का मौका नहीं मिला। ये
94 से हमारी जर्नी एज अ ट्रेनर स्टार्ट हुई। आपकी जर्नी। हाँ, एज अ ट्रेनर मतलब एज अ ट्रेनर असिस्टेंट, यानी मैं उनके साथ जुड़ा 94 में। मैं एज एन इंडिपेंडेंट ट्रेनर अगर मैं कहूँ तो 97 से बना। 97 के बाद आपने ट्रेनिंग खुद देने का अपना काम जो मैंने शुरू किया हम्म, वो 97 में, और 2000 में मैंने वहां से रिजाइन किया और अपनी कंपनी रीबर्थ एकेडमी, जिसको आप जानते हैं मेरी कंपनी का नाम है, वो मैंने 29 सितंबर 2000 को बनाई, जो आज भी चल रही है। ये शॉर्टेस्ट जर्नी है जो आपने प्रश्न पूछा मुझसे क्या अभी बात है तक। सर। यानी कि सर आपके पिताजी के देहांत के बाद जब आपका बिजनेस कोलैप हुआ कोलकाता में, वहां से आप दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद आपने टी शर्ट बेचने का काम किया, फिर चाय पत्ती जो आप कह रहे थे वो आपने बेचने का काम किया, फिर पिताजी का देहांत हो गया, जी फिर आप सेल्स में आए, जी फिर आप ट्रेनिंग फील्ड में आए, जी वहाँ पे आपने असिस्टेंट का काम किया, 3 4 से 5 साल सीखा, हाँ। और फिर 97 में आपने खुद की ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की, हाँ। और सन 2000 में आपने अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली, हाँ, मैं एंटरप्रेन्योर बना, एंटरप्रेन्योर। जो सोलोप्रेन्योर बोलते हैं आजकल। कितने साल हो गए इस इंडस्ट्री में ही काम करते हुए? टोटल अगर देखो 94 से तो 30 साल हो गए। 30 सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं। जी, तो ट्रेनिंग बहुत कुछ सीखने को आज आपको मिलने वाला है। एक शॉर्ट स्टोरी थी, बट मुझे पता है सर इतनी शॉर्ट नहीं थी। कई संघर्ष, कई चैलेंजेस, कई रातें ऐसी होंगी जिसमें आप अकेले रोए भी होंगे, लेकिन वो लोगों को नहीं दिखता, लोगों को सफलता दिखती है। लेकिन आज उसी सफलता का बेनिफिट, 30 सालों का बेनिफिट आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। तो वीडियो से नजर में हटाइएगा और साथ में नोट्स आप जरूर बनाइएगा। सर मेरा बहुत शानदार सवाल आपके लिए है, जिसमें आप सर खुद की आपकी बहुत स्ट्रांग पकड़ है। अभी हम इस पॉडकास्ट से पहले भी बातचीत कर रहे थे, वो है सर ब्रांडिंग। जी आप ब्रांडिंग पे बहुत बात करते हैं जी कि अगर आप पर्सनल ब्रांड बन जाते हैं तो पीछे पीछे आपकी दुनिया चलने लग जाती है। तो अगर सर किसी को बिजनेस में अपना ब्रांड बनाना हो या खुद का पर्सनल ब्रांड भी बनाना हो, तो वो कैसे बना सकता है? क्या सर उनके लिए आपकी सजेशन रहेगी, क्या राय रहेगी जिससे वो खुद का ब्रांड स्टैब्लिश कर सके? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपने पूछा है राजेंद्र, और मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है जिस पर मैं ट्रेनिंग देता हूँ, सोचता हूँ, रिसर्च करता हूँ, काम करता हूँ। थोड़ा थोड़ा पीछे चलते हैं तो जरा इजी हो जाएगा बात करना। श्योर। जब मैंने ब्रांड पे रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने देखा लोग ब्रांड का मतलब समझते हैं लोगो, टैगलाइन, स्लोगन, और खुद को ही क्लेम कर देते हैं मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूँ, जबकि ब्रांड नहीं हो। हाँ, जब आप खुद को क्लेम करना शुरू कर दें मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूँ, तो आप समझ लीजिएगा कहीं समझ में ना गड़बड़ है, कहीं अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। नहीं, अगर आप जब खुद बोलते हैं ब्रांड हो, हाँ। आप ब्रांड नहीं है, नहीं। आप गलत सोच रहे हैं। ब्रांड का मतलब ये लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आप जो कहते हैं वो इनवैलिड है। हम जो कहते हैं वो इनवैलिड है। इनवैलिड है। हमारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं हाँ। पीठ पीछे, यस, बाजार में, यस, वो ब्रांड है। यस, इट इज द अदर पर्सन। लोग क्या कह रहे हैं, मैं खुद ही अपनी डफली बजा रहा हूं कि मैं इतना बड़ा ब्रांड हूं, तो उसका मतलब मैं नहीं हूं मैं अभी नहीं हूं। मुझे कह के चिल्लाना पड़ रहा है मार्केट में, मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूं, मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूं, मैं नहीं। लोग जब मेरी डिमांड करें तब मैं ब्रांड हूं। जब लोग इसका डिमांड के साथ लिंक है। जब लोग पूछें, हाँ, जाने, आपका प्रोडक्ट मांगे, हाँ, कंपनी के बारे में पूछें, yes, तब आप ब्रांड बन चुके, आप ब्रांड की तरफ यात्रा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। बन चुके पे मैं आऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, ब्रांड की तरफ यात्रा। एक तो पहले हम ये समझ लें। तो जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, मैंने शुरू में ट्रेनिंग जब शुरू की तो पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, सेल्स, ये सब मैं करता था शुरू में, जो मुझे ट्रैक कर रहे हैं 30 साल से। बट मैंने देखा भारत का कोई भी प्रोडक्ट इंटरनेशनल ब्रांड में भी स्टैब्लिश नहीं। हम एक्सपोर्टर हैं, हम मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन एज अ ब्रांड अभी तक हम स्टैब्लिश नहीं कर पाए, जबकि सारा कुछ जो वर्ल्ड में बनता है उसका सारा कुछ यहाँ प्रोडक्शन होता है। हम यहाँ जूते बनाते हैं, कार बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, बट हम मैन्युफैक्चरर हैं, ठप्पा कोई और लगाता है। काम हमारा, नाम किसी और, नाम किसी और का हो रहा है। इसने मुझे बड़ी तकलीफ दी। पोटेंशियल हमारे पास सब है, मैन पावर है, रिसोर्स है, माइंडसेट है, लोग अच्छे हैं, क्लाइमेट है, सीजन है, पानी है, नदियां है, ब्रांड नहीं। काम भी करना आता है, काम भी करना आता है, टेम्परामेंट है हमारा। हम वर्ल्ड के बहुत बेहतरीन टेम्परामेंट वाले लोग हैं, इसीलिए आप जब देखते हैं कोई भी भारतीय अमेरिका जाता है उसको तुरंत ले लिया जाता है, क्योंकि हमारा टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, हम किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो, टेम्परामेंट हमारा कल्चरली बहुत अच्छा है। हम पंगे नहीं करते, बकवास नहीं करते, एडजस्ट कर लेते हैं तुरंत। ये सब हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं, फिर भी ब्रांड नहीं है। तो ये मेरे को पिछले 3 4 5 साल 6 साल से बड़ी तकलीफ दे रहा है। तो मैंने एक मिशन लिया कि क्या मैं अब जो अंतिम काम है, जो लास्ट फेज में काम शुरू कर रहा हूँ, 30 साल काम, कुछ ऐसा करूं कि मेरी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी को मैं ऐसा डेवलप करूं कि भारत का एक भी बंदा अगर इंटरनेशनल ब्रांड बनने में मदद कर पाऊं, तो मुझे लगता है मैंने अपनी मिट्टी के लिए एक अच्छा काम किया। तो अभी आप ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरा स्लोगन है कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को या इंडियन टैलेंट को ग्लोबल ब्रांड बनाने में हम मदद करते हैं।
ओके, क्या बात है सर। यानी हम केवल 10x हो जाए, और जो आजकल टर्मिनोलॉजी चलती है कि मैं सप्ताह में 1 दिन काम करो और टर्नओवर डबल कर लो, ये सारी टर्मिनोलॉजी चलती है। मैं माफ करना इनके पक्ष में इतना नहीं हूं। मैं मानता हूं कि अगर मैं ग्लोबल लेवल पे एक ब्रांड बन पाया और उनकी लाइफ को बदल पाया, तो टर्नओवर उसका बाई प्रोडक्ट है, प्रॉफिट उसका बाई प्रोडक्ट है। ब्रांडिंग का बाय प्रोडक्ट। हाँ, ये सारे पीछे पीछे अपने आप आ जाएंगे। मैं सेल्स कर लूं, नेगोशिएट कर लूं, स्कीम निकाल दूं, डिस्काउंट दे दूं, कूपन निकाल दूं, मतलब अभी आप सेल्समैन, अभी ब्रांड नहीं है। ब्रांड ऐसी भाषा में बात नहीं करता है, वो अपने प्रोडक्ट को इतना हाई क्वालिटी का बनाता है कि इसके बगैर जीना मुश्किल हो जाए। लाइक एप्पल, अमेजॉन, एप्पल, गूगल, कोई भी नाम ले लें। इंडिया में टाटा ले लें आप। टाटा। हाँ, टाटा एक ऐसी कंपनी है, ब्रांड का मतलब होता है कि आप किसी चीज में चैंपियन बने, हर चीज में हीरो ना बने, ये मतलब है। ओके, किसी चीज में चैंपियन बने, किसी एक चीज में चैंपियन हीरो ना बने, हर चीज में हीरो ना बने, ये ब्रांड है। किसी एक चीज को पकड़ के चलें। लेकिन टाटा एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई भी प्रोडक्ट ले आएगी, लोग उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि वहां पे ब्रांड ट्रस्ट कहा जाता है। रतन टाटा जी की हाँ, टच। टाटा की जो लिगेसी है 180 साल की, वो प्रोडक्ट से ज्यादा ट्रस्ट पे है ना। तो वो यूनिक एग्जांपल है वर्ल्ड का। लोग सर कई बार कहते भी हैं कि हम टाटा का प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदते कि ये चीजें अच्छी बनाते हैं, हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि रतन टाटा जो भी उनकी लिगेसी कहते हैं इसको, एक कल्चर है, एक क्रेडिबिलिटी है। ओके। टाटा का शेयर मतलब दादा लेगा पोता बढ़तेगा। टाटा शेयर, तो ये टाटा हमारे देश का यूनिक एग्जांपल है टाटा ग्रुप ब्रांड के मामले में। बट अब पॉसिबल नहीं है वो, क्योंकि अब मार्केट और भी फोकस्ड और नैरो हो गई है। नैरो हो गई है। तो अभी तक जो आपने प्रश्न पूछा उसका मैं सारांश कर सकूं, तो मैंने ये मिशन लिया कि क्या मैं जो बाहर के ब्रांड है जिनके प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को सिर्फ मैन्युफैक्चर ना करें, उनको एक इंटरनेशनल ब्रांड का रुतबा कैसे दें। अब मैं इस पे काम कर रहा हूं, इसलिए मेरे प्रोग्राम का नाम है B2B, बिजनेस टू ब्रांड स्टोरी। ओके। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, या B2C मतलब बिजनेस, ये जनरल टर्मिनोलॉजी। लेकिन हमने नाम दिया B2B का मतलब बिजनेस टू ब्रांड स्टोरी। बिजनेस टू ब्रांड स्टोरी, बिजनेस को एक ब्रांड स्टोरी में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये अभी तक का आंसर है जो आपने प्रश्न पूछा। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो मैं आंसर करूंगा। तो सर अगर मैं हूँ और मैं एक कंपनी नहीं हूँ, मैं एक पर्सन हूँ और मुझे भी खुद का एक ब्रांड बनाना है। आज हर कोई सोशल मीडिया पे अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहता है, फोटोज डाल रहा है, वीडियोस डाल रहा है, अपने आप में एक अलग रुतबा दिखाना चाहता है। तो वो अगर अपने आप को एज अ ब्रांड प्रेजेंट करना चाहे तो पर्सनल लेवल पर वो कैसे कर सकता है? जी, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं एक इंटरनेशनल ब्रांड बनना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ। मेरे पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, बट मेरी सर्विसेज है, और उसको मैं ब्रांड में कैसे कन्वर्ट करूँ। ठीक है, यही प्रश्न है। तो लता मंगेशकर जी के गाने से शुरू करते हैं, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। रफी साहब का गाना है, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। भाई हमारे पास जो टैलेंट है उन्हीं का जिक्र करेंगे ना। तो मेरी आवाज ही अगर मेरी पहचान है, तो इसको हम इस कॉन्टेक्स्ट में ले लें जो प्रश्न आपने पूछा है कि मैं ऐसा क्या कंटेंट लाऊं जिसमें मैं कंसिस्टेंट रहूं, एक्सक्लूसिव रहूं, यूनिक रहूं, बार बार उसको बदलूं ना। ओके, एक ही काम को पकड़ के उसी को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ाता जाऊं, चेंज ना करो बीच में। A से A1, A1 से A2, A2 से A3, ना कि A to B to C। कल किसी ने बोल दिया अरे ये कर लो, फिर परसों किसी ने, तब आप मिसलेनियस हो गए, अब ब्रांड नहीं है। आपको ऑडियंस जो है वो ट्रैक करती है कि इसी काम में इसने नया क्या लाया, नया क्या लाया, नया क्या लाया, नया उसी से मिलता जुलता उसी थीम में आगे होना चाहिए। अब मान लो आप एक तो ये वर्ड मुझे आजकल जमता नहीं है, मैं यूट्यूबर हूँ, ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आता है। आपने सुना होगा ना, ये यूट्यूब में यूज करता हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ये बोलिए। यूट्यूब में यूज करता हूँ। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज करता हूँ अपने टैलेंट, अपने सर्विस को बताने के लिए। यूट्यूबर बोल के कोई प्रोफेशन नहीं है। यूट्यूबर कोई प्रोफेशन नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज कर रहा हूँ। आज तो सर कई सारे लोग बोलते हैं कि जी मैं यूट्यूबर हूँ। ये टर्मिनोलॉजी गलत है, ये ब्रांड में नहीं शामिल हो सकती है, एक जनरल कैटेगरी में आ जाएगी। जनरल में आ गई। हाँ, मैं भी यूट्यूब यूज करता हूँ। आपका चैनल भी है, मेरा चैनल है जिसमें एक ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर है, ऑर्गेनिक। तो मैं यूट्यूब को यूज कर रहा हूँ और उसमें मेरी वीडियोस बहुत स्लो आती हैं, रोज नहीं आती हैं। बहुत, जब मुझे पता है कब डालना है, कब रील डालनी है, कब क्या डालना है, तो मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूँ अपनी बात को पहुंचाने के लिए, बट मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। ओके, ठीक है। तो वापस आते हैं आपके प्रश्न पे। तो मैं एज एन इंडिविजुअल खुद को अगर एज एन इंटरनेशनल ब्रांड
ब्रांड को कैसे स्टैब्लिश किया जाता है? पहले लोकल होता है अपने रेडियस में, फिर धीरे धीरे स्टेट वाइज, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, ऐसे करके ब्रांड जलेबी की तरह आगे बढ़ता है। टेढ़ा मेढ़ा। जी जी, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके। आप सीधा रॉकेट की तरह जाएंगे तो मुश्किल होगा। तो आपको पहले अपनी टारगेट मार्केट डिसाइड करनी है कि ये प्रोग्राम है किसके लिए। नीश मार्केट, निश जनरल कैटेगरी बोल के कुछ नहीं होता, फिर वही बात हो जाएगी हर चीज में हीरो, किसी एक चीज में चैंपियन नहीं। आई एम फॉर एवरीबॉडी, ये पॉडकास्ट है किसके लिए? सबके लिए नहीं है सर? हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है सबके नहीं है। अगर 100 जेन्युइन सब्सक्राइबर मेरे हैं, वो 1000 से बेटर है। क्वालिटी ऑडियंस, बिल्कुल क्वालिटी। हमें एक तो फोकस वर्ड आता है, मैं कहता हूं एक्सट्रीम फोकस वर्ड यूज करना पड़ेगा। एक्सट्रीम फोकस। मैग्नीफाइड ग्लास जब रखते हैं आप सूरज के नीचे और नीचे कागज रखते हैं तो जल जाता है, उसको एक्सट्रीम फोकस बोलते हैं। कि मैं सिलेक्टेड 100 लोग के लिए काम करूंगा, वो बेहतर है, बशर्ते कि 10,000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए, ये हो गए, लेकिन मैं फिर भीड़ का हिस्सा बन गया, मेरी पहचान नहीं बनेगी, मैं एक जनरल कैटेगरी में आ जाऊंगा। तो अगर आपको एज एन इंडिविजुअल ब्रांड स्टैब्लिश करना है किसी एक थीम को लेके, 5 साल तो सोच के आप चलें। नया कंटेंट, रिच कंटेंट, बढ़िया कंटेंट, और कंटेंट भी ऐसा जो बेचने वाला ना हो। एक तो बेचने वाला कंटेंट है। मैंने 99 रुपए का कोर्स बनाया, माफ करें मैं जब बोलना पड़ रहा है, फिर मैंने उसी से 199 ले लिए, फिर उसी से 399 ले लिए, फिर धीरे धीरे मैं उसको 1 लाख तक ले गया। ये ट्रेंड चल रहा है। स्केल अप बोलते हैं इसको, स्केल अप का नाम देते हैं। मुझे पर्सनली ये नहीं समझ में आता है ये टर्मिनोलॉजी। आप एक सीधा सा कोर्स बनाएं, उसको प्रोवाइड करें, वहां पे मामला खत्म हो गया। फिर आपको कोई नया कोर्स बनाना है तो देखा जाएगा, बात कर। लेकिन एक ही बंदे से अगर आप धीरे धीरे करके ले रहे हैं, इसका मतलब आप पूरा सामान नहीं दे रहे हैं उसको। आपने 99 रुपए का आपने कोर्स बनाया, मान लीजिए 1800 रुपए का, तो आप उसमें ऐसी चीज दें कि वो अगर दोबारा ना भी खरीदे फिर भी आपको दुआएं दे। मैं ये कह रहा हूँ। वैसे सर अपने ऊपर अपने पास का कोर्स है, जैसे आपने कहा इन्फ्लुएंसर की बात की, बेचने वाला कंटेंट ना हो, वीडियो सेल्स का मेरा प्रोग्राम है, तो उसके अंदर से मैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मैंने उस प्रोग्राम को रखा है। मैं चाहता हूँ कि एक बार एक इंसान आए और जीवन भर उस प्रोग्राम के साथ जुड़ा रहे, कभी भी उसे जरूरत पड़ जाए वो खोल के देख सके। जैसे आपने कहा कि वो बार बार खरीदने, उसको लगे कि अपना धोखा कर दिया उसके साथ, कि वो लास्ट में आपने ये छोड़ दिया ना कि ये तो था, इसके आगे ये सीखना है तो फिर ये खरीदे, यानी कि आपने पूरी नॉलेज उसे दी नहीं दी है ना, धोखा कर दिया उसको। क्यों इतना डर है आपको? किस चीज का डर है? सर लोग ये कहते हैं कि एक ही कस्टमर से बार बार कमाने को स्केलेबल मॉडल बोला जाता है। आप कह रहे हैं कि अगर एक ही कस्टमर, मैं एक मजाक करता हूँ वो कि एक डॉक्टर थे, मजाक है ये, कोई भी मित्र जो डॉक्टर सुने इनको अन्यथा ना लें, एक मजाक के डिस्क्लेमर डाल दें। तो वो प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी, जब बेटा डॉक्टर बना तो एक पेशेंट जो 2 साल से आ रहा था उसको देखा, उसको तुरंत ठीक कर दिया और कहा 1 साल बाद आइएगा, दोबारा 1 साल बाद आइएगा, उसके बीच में नहीं आना है, अगले साल ही आना। प्रिस्क्रिप्शन में लिखा कम आफ्टर 1 ईयर। भारत में ऐसे डॉक्टर हैं और दिल्ली में ही है, नोएडा में ही है, जो ये नहीं कहेंगे अगले महीने आना, वो कहेंगे 1 साल बाद आइए, जरूरत नहीं है आने की, है मैं जानता हूं उनको। तो फादर ने जब देखा वो प्रिस्क्रिप्शन तो उसको बड़ा उन्होंने डांटा और कहा तूने ये क्यों किया, हर महीने बुलाना था, क्योंकि इसी वजह से तो तेरी डॉक्टरी की फीस में दे पाया। उसने कहा पापा जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो इनका प्रॉब्लम है वो अभी 1 साल तक के लिए ठीक है, तो बेटा ज्यादा अच्छा था, अपने काम में ऑथेंटिक था, वो भी हर महीने बुला सकता था। ये मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो आप एक कंटेंट ऐसा दें अगर वो दोबारा ना भी खरीदे, हाँ अगर वो कहता है सर मुझे आपसे पर्सनल टाइम लेना है, एक कंटेंट और आप बनाइए, तब आपकी डिमांड है, तब आप अलग फीस लें। लेकिन आपने ऐसी जगह जाके उसको छोड़ दिया कि आपको पता है कि मैंने ऐसी जगह छोड़ा है, लटका के रखा है कि ये खरीदेगा ही खरीदेगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपने अनजस्टिफाई किया है। बिल्कुल सर, अभी मैंने हाल में से प्रोग्राम अटेंड किया, उसमें सर ऐसा ही हुआ, उसमें नॉलेज दी गई और एक पॉइंट ऐसा था जिसको मैं सीखना चाहता था, बट उस पॉइंट को छोड़ दिया। और उस पॉइंट को सीखने के लिए उन्होंने कहा जी अब इतने पैसे और लाओ, जितने पैसे मैंने प्रोग्राम के लिए दिए थे उसे 3 गुना डिमांड उन्होंने और कर दी। अगर आपको ये सीखना है तो मैंने कहा मैं तो ये सीखने आया था सर, ये तो हमारा एक अलग है, इसके लिए आपको अलग पे करना होगा। तो सर ये आपने बड़ा ही सही कहा कि जो आपने कहानी समझाई वो समझाने के लिए थी, वो आपको बताने के लिए थी कि ऑथेंटिक रहना कितना जरूरी है। तो अगर हमें किसी को कुछ देना है तो हम एक टाइम में दे दें, उसे पूरी नॉलेज दे दें। अगर वो दोबारा हमारे पास किसी और चीज के लिए आता है कि सर मुझे इस बारे में भी आपसे सीखना है, तब उससे आप चार्ज करें, आएगा ही। आपने हाई क्वालिटी सर्विसेज अगर डिलीवर किए वो आएगा ही आएगा। हम अक्सर कहते हैं वैल्यू क्रिएट हुई है तो, सॉरी अगर उसकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट हुई है तो, वैल्यू के अलावा करना क्या है?
वैल्यू ही तो ब्रांड है। वैल्यू ही तो ब्रांड है। और इसमें हम ये कहते हैं कि अगर आपका कस्टमर आपका ब्रांड एम्बेसडर नहीं है तो आपने वैल्यू क्रिएट नहीं की। योर कस्टमर हैज टू बिकम योर ब्रांड एम्बेसडर। वो 4 जगह बताए ना, एडवर्टाइजमेंट से कितना बेच लेंगे, कितना बेच लेंगे, वो बताएं सर इनके पास जाएं, इनके साथ टाइम लें, इनको बुक करें, जो भी है, जो भी आपकी सर्विसेज है, तब आप ब्रांड की तरफ यात्रा करें। और यही पॉइंट अगर आपने उल्टा कर दिया नेगेटिव भी हो जाएगा इसका। बिल्कुल, जो हो रहा है मार्केट में। जैसे हम भी है, जैसे कभी हम कुछ खरीदने जाते हैं और वहां से हमें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, हाँ। हम 10 लोगों को बताते हैं कि वहां तो मत जाना, तो वो भी एक नेगेटिव ब्रांडिंग होने जी लगती है। जी, एक नेगेटिव कस्टमर 21 लोगों को बताता है, एक पॉजिटिव कस्टमर 4 लोगों को बताता है। नेगेटिविटी बहुत जल्दी राइज करती है। पॉजिटिविटी बहुत हाँ, सपोर्ट करती है। हाँ। तो अगर किसी को अपना ब्रांड बनाना हो तो पर्सनल लेवल पर अपने वैल्यूज को इतना स्ट्रांग रखो, कस्टमर की लाइफ में इतना वैल्यू दे दो उसे हाँ, कि वो बार बार खुद ही घूम के आपके पास आए, Yes. अगर आप उसे ना भी पूछे तो। यस, आएगा ही, आएगा ही। क्या बात है। सर ने भी ब्रांडिंग की यहाँ पर बात की। सर आपने भारत के, हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं जो आज यूट्यूब में भी और अपने पर्सनल लेवल पर भी ट्रेनिंग फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे नाम हम किसी का लेना नहीं चाहेंगे। आपने सर कई लोगों को, कई ट्रेनर को जो इंडिया में अच्छा कर रहे हैं उनको आपने ट्रेनिंग दी है, पर्सनल मेंटरशिप दी है, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर आपने बहुत अच्छी उनको नॉलेज दी है। तो सर मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को पब्लिक स्पीकिंग अगर सीखनी है, अगर वो एक इन्फ्लुएंशियल स्किल्स को हासिल करना चाहें, पब्लिक स्पीकिंग को, वो लोगों के सामने बोलना चाहें, आज जितने भी हमें सेल्स के और व्यापारी लोग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेचने में अच्छे होते हैं, बोलने में अच्छे होते हैं, अपना प्रोडक्ट, अपनी कंपनी को अच्छा बना लेते हैं, बट जब वो ऑडियंस के सामने आते हैं तो उन्हें किसी दूसरे का, अपने जूनियर पर्सन का सहारा लेना पड़ता है कि आप हमारी कंपनी के बारे में जाके बताओ, वो ओनर जाके नहीं बताता। तो अगर किसी को सर अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है और अच्छे लेवल का उसे स्पीकर बनना है, तो पब्लिक स्पीकिंग पर सर आपकी खुद की क्लासेस रही हैं, आपने कई लोगों को मेंटरशिप दी है, तो वो कैसे अपने आप को ग्रो कर सकता है एज अ पब्लिक स्पीकिंग के इस अपने सेक्टर के अंदर, ताकि वो अच्छा बोल पाए लोगों के सामने? ओके, इस पर हम एक प्रॉपर वर्कशॉप करते हैं 2 दिन की, वो अलग मैटर है। बट मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग की 2 4 5 बातें बहुत बता दूं जो मार्केट में चल रहा है, उस ट्रेंड से अलग बताऊं। आपने मित्रों देखा होगा, या आपसे भी मैं कह रहा हूं देखा होगा, कि कुछ लोग चिल्ला के बात करते हैं। ऊर्जा से बात करना अलग है, चिल्ला के बात करना अलग है। ओके, ऊर्जा से बात करना अलग है, चिल्लाना अलग है। अगर आपके अंदर नेचुरल ऊर्जा है तो चिल्लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपकी खामोशी बोले, बात तो बाद में आती है। आपका पर्सोना बोले, आपका स्टेज प्रेजेंस बोले, बात तो बहुत बाद में आती है। आपका प्रोफाइल पहले बोलता है। तो प्रोफाइल ही नहीं बोल रहा है तो चिल्ला के सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है आपको कि मैं ये हूं। हाँ, तो पब्लिक स्पीकिंग का जो थंब रूल है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्टेज प्रेजेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी वॉइस, आपकी टोन, आपका शब्दों का चुनाव, आपकी लैंग्वेज। हम आजकल फ्लो में आके कुछ ऐसे शब्दों को यूज कर देते हैं जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है। बहुत सारे स्पीकर करते हैं और वो समझते हैं ये मोटिवेशन का ये तरीका है। देखिए, हम सब एक इन्फ्लुएंसर्स हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, और हम जो बोलेंगे और दिखाएंगे वही नीचे डुप्लीकेट होगा। और हम सिखा रहे हैं बेसिक एटिकेट्स कैसे, और हम गलत शब्द का चुनाव कर दें तो कैसे होगा। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए मैं किस तरह बोलूंगा वो बाद में आ रहा है। मैं जो बोल रहा हूं वो कंटेंट तो पहले रेडी हो। ये मैं मानता हूं कि तरीका भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंटेंट अगर आपका रिच नहीं है, लो क्वालिटी का है, चीप क्वालिटी का है, उसमें रिच वर्ड्स नहीं है, तो आप कभी भी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम जिसको पब्लिक स्पीकर बनना है, मेरे विचार से 1 सप्ताह में 1 किताब उनको जरूर पढ़नी चाहिए। 1 बुक 1 वीक। एक किताब 1 सप्ताह, 1 किताब, 52 किताब साल में। अगर ना भी कर पाए तो कम से कम 2 किताब महीने में करें। आज सर इस सोशल मीडिया की दुनिया में लोग इतना खोए हुए हैं कि किताब वो पढ़ना नहीं चाहते जी। तो सर अगर किताब हम नहीं पढ़ेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, किताब पढ़ेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? पब्लिक स्पीकिंग। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सोने के पहले 20 मिनट रिच कंटेंट का यूट्यूब देख के सोएं। सुन लें सोने के पहले। हाँ, ऑडियो ठीक। वीडियो देखना हमेशा मुश्किल हो जाए तो ऑडियो सुने, लेकिन रिच कंटेंट हो। दूसरा, आपके कौन रोल मॉडल है उसका चुनाव करें यूट्यूब पे। हर एक को ना सुने, जिसकी अथॉरिटी हो, हाँ, जिसकी पकड़ हो, जिसकी अथॉरिटी हो, जिसके वैल्यूज हो, जिसके आपको सुन के समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति जड़ से बोल रहा है या पत्तों से बोल रहा है। ओके, जड़ से बोल रहा है कि पत्तों से बोल रहा है, तो वो कैसे पहचानेंगे? वो बातों से पता लग जाएगा। उस हर वर्ड के अंदर उसकी एक्सपीरियंस की झलक मिल जाएगी। आप
एक्सपीरियंस की झलक मिल जाती हर है वर्ड बोलने के से। अंदर मिल जाएगी जी। उसकी बॉडी लैंग्वेज में मिल जाएगी, उसकी डिलीवरी में मिल जाएगी, उसकी खामोशी में मिल जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये धीरे भी बोल रहा है तो ये व्यक्ति मौजूद है इसके अंदर। हमारे उस्तादों ने हमें सिखाया कि आप अगर मान लीजिए 100 वर्ड यूज करते हैं तो 50 कम से कम ऐसे हो जिसको आपने एक्सपीरियंस किया है। केवल पढ़ के ही ना बोल रहे हैं, हाँ एक्सपीरियंस भी हाँ करना बहुत हाँ जरूरी है। हाँ, आपने एक्सपीरियंस किया है। और आप मान लीजिए एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप उस शब्द को ऐसे यूज करें कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, अनुमान है। क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, अनुमान है। अनुमान, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन जरूरी नहीं मेरा अनुमान सही हो, मैं अपनी बात रख रहा हूं। तो जेन्युइन रहे आप। शब्दों का चुनाव बहुत जरूरी है। बहुत सारा खेल ही शब्दों का चुनाव है। हम्म, सारा खेल ही शब्दों का चुनाव है। दो सबसे बड़ी एसेट है आपकी, थिंकिंग एंड स्पीकिंग, और कोई एसेट नहीं। इससे ही ब्रांड बनेगा और उससे ब्रांड बिगड़ेगा भी। विचार करना और बोलना। जब तक, अंग्रेजी में कहावत है, द मोमेंट यू ओपन योर माउथ द वर्ल्ड नोज हु यू आर। जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हैं, जबान खोलते हैं, दुनिया को पता लग जाता है आप कौन है। कौन? और बिल्कुल 3 4 5 सेंटेंस में पता लग जाएगा। तो इसका उपयोग बहुत बारीकी से, सलीके से, तरीके से, कायदे से करें। नहीं मेरा बस चले तो मैं कम्युनिकेशन स्किल पे सबको ट्रेनिंग दूं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जब आप आगे मुझसे कम्युनिकेशन पे कुछ पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कम्युनिकेशन के 4 पड़ाव कैसे होते हैं, उनको कैसे सीखना पड़ता है। बट फिलहाल पब्लिक स्पीकिंग पे ये मैंने जो बोला ये करना चाहिए। बाकी सर आपने 4 बातें और कही, इसमें एक आपने बताई कि जो बोलें दिल से बोलें, ऑथेंटिक होकर बोलें, अपने एक्सपीरियंस से बोलें। बाकी सर 4 पॉइंट और ऐसे कौन से हैं जिसको यूज कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग में? 4 फेज हैं कम्युनिकेशन के। पहला हु, WHO, हु। जो बोल रहा है वो कैसा व्यक्ति है। हुम तो बहुत बाद में आएगा, जिससे बोल रहा है। वो नेगेटिव व्यक्ति है, वो क्रिटिक है, मतलब नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में मोटिवेट करता है, या वो एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम का व्यक्ति है। तो पहले जो बोल रहा है, पहले उसकी मैं पर्सनैलिटी की जांच करूंगा, जैसे खून का टेस्ट होता है। सब दोस्तों का टेस्ट। हाँ, मैं अंदर में मेरा जो कंटेंट है, मैं इंसान किस तरह का हूं। मैं हैप्पी व्यक्ति हूं, मैं पीसफुल इंसान हूं, या मैं बहुत बहुत नेगेटिव टर्मिनोलॉजी को यूज करके किसी को मोटिवेट करता हूं। तुमसे नहीं होगा, सब बेकार लोग हैं। अब मैं वो वर्ड यहां नहीं बोल सकता हूं जो लोग यूज करते हैं। मैं समझ सकता हूं सर। तो पहला हो गया हुम। दूसरा हो गया व्हाट, जो बोलना है वो कंटेंट क्या है, व्हाट। ठीक है। तीसरा हो गया हुम, जिससे बोलना है वो कौन लोग हैं। हर व्यक्ति का प्रोफाइल अलग है, बैकग्राउंड अलग है, माइंडसेट अलग है, लेवल अलग है, नॉलेज अलग है, एजुकेशन अलग है। उसके हिसाब से मुझे अपनी टॉक को डिजाइन करना पड़ेगा। हुम। फाइनल हो गया हाउ, किस अंदाज में बोलना है, किस टोन में बोलना है। अंदाज बाद में आता है। अरे, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला, क्योंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल ऑडियंस को अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो वो बच्चों की तरह सुनना नहीं चाहेगी। उनका एक अपना ईगो या सेल्फ रेस्पेक्ट है, तो उनके साथ उनके अंदाज में बात करनी पड़ेगी। जिस तरह की ऑडियंस है उस हिसाब से बात। यस। और यहाँ पे बहुत से लोग एरर करते हैं। स्टेज पे दौड़ रहे हैं। स्टेज का एक नियम है, 3x3 एरिया से बाहर आप नहीं जा सकते। ओके, 3x3। 3x3, 3 कदम आगे, 3 कदम पीछे, 3 कदम दाएं, 3 कदम बाएं। कैमरा वाले को दिक्कत हो जाएगी। अब मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, हमारे सामने कैमरा लगे हुए हैं, अब मैं इधर उछलूं जैसे होता है, मैं भी तो बॉडी लैंग्वेज। तो बेचारे वो कैमरा वाले बोलेंगे सर आप स्टेबल होके बात करें, आपका ये एरिया बात करना चाहिए, हाथ थोड़ा हिलना चाहिए। अब आप हाथ ज्यादा हिला रहे हैं, बात कम कर रहे हैं, कैसे होगा बताएं आप। बॉडी लैंग्वेज का एक रिदमिक साइंस है। रिदमिक साइंस मतलब आवाज और अंदाज में रिदम दिखना चाहिए बॉडी लैंग्वेज। लैंग्वेज गलत, आवाज गलत, बॉडी लैंग्वेज तो इधर उधर भाग रही है, तो आप पूरा ऑर्केस्ट्रा काम नहीं कर रहा, म्यूजिक सारे अलग अलग काम कर रहे हैं। ये पूरा साइंस है राजेंद्र। यानी कि सर इसको अगर सीखना हो तो इट टेक्स टाइम, समझना होगा, जानना होगा, एक्सपीरियंस करना होगा। पब्लिक स्पीकिंग आपने जो बताई वो कुछ चीज़ें आपने बताई, लेकिन बहुत शानदार बताई। सर का अपना खुद का प्रोग्राम भी है इसके ऊपर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये सर आपने बात की पब्लिक स्पीकिंग की। अगला सर मेरा एक सवाल है, बहुत सारे लोग आज सर बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं, और बिजनेस के अंदर सर एक टर्म यूज होता है, वो है लीडरशिप। कि अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है तो आपके लीडरशिप स्किल्स बहुत शानदार होनी चाहिए। तो अगर सर किसी को लीडर बनना है अपने फील्ड के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, वो अपने
टीम मेंबर से बोल रहा है यहाँ वो कहीं और चले जा रहा है, वो कह रहा है ये काम करना, वो काम ही नहीं कर रहा। तो लीडरशिप स्किल कैसे डेवलप की जाए? अगर पर्सनल लेवल पर मैं हूँ या कोई और इंसान जो आज हमें सुन रहा है, तो लीडरशिप स्किल्स की क्या महत्वता है और कैसे उसे सीखा जा सकता है? अच्छा प्रश्न राजेंद्र, इसके 3-4 एरियाज हैं। जितना दिया है उससे ज्यादा डिलीवर कर रहा हूं कि नहीं, जितना काम मुझे मिला है उससे ज्यादा अगर मैं डिलीवर कर रहा हूं तो मैं लीडरशिप की कैटेगरी में आता हूं। मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं या प्रॉब्लम सप्लायर हूं? ओके, अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं मैं लीडरशिप की कैटेगरी में आता हूं। प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ तो हाँ, प्रॉब्लम सप्लायर हूं तो लीडरशिप की कैटेगरी में नहीं आता हूं। मैं केवल कंप्लेन क्रिएट करता हूं या कंट्रीब्यूट भी करता हूं? खाली कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, लीडरशिप की कैटेगरी में नहीं आता। मैं जॉब बेस्ड एम्प्लॉय हूं या विजन बेस्ड एम्प्लॉय हूं? ओके, जॉब बेस्ड या विजन बेस्ड? जॉब बेस्ड Okay. मतलब 9 से 5 काम किया, तनख्वाह ले ली, नमस्ते जयराम जी की सलाम, आधा वर्ष, ओके। विजन बेस्ड का मतलब है कंपनी का जो विजन है उसके साथ मैं अलाइंड हूं, यानी मेरा जो ओनर है जो सोच रहा है वो मैं ही सोच रहा हूं, यानी हम दोनों अलाइंड है। मतलब ओनर का विजन और अपना विजन अगर एक हो गया हाँ, तो आप एक लीडरशिप विजनरी एम्प्लॉय हो गया ना, मैं लीडरशिप की कैटेगरी में आ गया। ऐसे कितने लोग होते हैं? अब एक्सपर्ट कहते हैं 20%, 15%, आई डोंट नो, मैं डेटा में उतना नहीं मिले। हम ये मान के चलें कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 10% इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको काम बताने की, कैसे करें बताने की जरूरत नहीं, क्या करना है ये बताने की जरूरत है। क्या करना है जरूरत है, कैसे करना है वो खुद ही ना 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 ना, वाई क्लियर करो, हाउ हम निकाल लेंगे। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमको वाई बता दो। जैसे अगर हम इसको थोड़ा मिथोलॉजी में ले लें, माइथोलॉजी में ले लें, तो राम को सिर्फ बताया दशरथ जी ने, भाई आई एम सॉरी, मेरे से जो भी गलती होगी, मैंने वचन दे दिया, मेरा वाई, मैंने वचन दे दिया कि तुमको जाना पड़ेगा। उन्होंने ये नहीं पूछा कैसे जाना है बनवास। कि रथ मिलेगा या घोड़े मिलेंगे। पापा ने कह दिया, बात खत्म, चलो बात खत्म। पापा ने कमिटमेंट कर दी, चैप्टर क्लोज, जाना है अब। हाँ, ये टॉप कैटेगरी के एम्प्लॉयज है। ओके, अभी मैं एम्प्लॉय पे बात कर रहा हूं, जो मालिक हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनका क्या विजन होना चाहिए उस पर हम अलग आएंगे जब प्रश्न आएगा। आपने लीडरशिप की बात जो पूछी, तो ये 5-6, फिर कम्युनिकेशन स्किल, टीम मैनेजमेंट स्किल, गोल सेटिंग स्किल, ये सारी सीखनी पड़ेंगी। स्किल्स का मतलब है किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से करने की कला। इसको काम वही है, बोलना एक काम है, लेकिन टॉकिंग अलग है, कम्युनिकेशन अलग है। काम वही है। ओके, बोलना अलग है और कैसे बोलना है ये बहुत यस, गले से आवाज निकालना अलग है और किस अंदाज में आवाज निकालना वो अलग है। काम वही है, काम कोई अलग नहीं होता है। उस काम को शिव खेरा जी कहते हैं ना कि विनर्स कोई अलग काम नहीं करते, उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। शिव खेरा जी का फेमस कोट है। काम वही है, रोज बंदा वही आ रहा है, लेकिन रोज मुझे कहना पड़ा तुम लेट क्यों हुए, लेट क्यों हुए, लेट क्यों हुए, रोज कहना पड़ रहा है। तो हम एक टर्मिनोलॉजी देते हैं जब हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते हैं, वो है नो DRR। नो DRR का मतलब है डेली रिमाइंडर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर मुझे रोज आपकी जिम्मेदारियों को रिमाइंड कराना पड़ रहा है, आप डेंजर जोन में, आप डेंजर जोन में, आपका रिप्लेसमेंट खोज रहे हैं हम, बस आप जाएंगे। चाहे वो AI कितना भी डरा ले कि AI में इतने लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, ठीक है, मैं भी देखता हूं कैसे जाएंगी। AI को भी तो इंसान ने डेवलप किया है, बिल्कुल। तो आपको उस लेवल की नॉलेज रखनी पड़ेगी, चैट GPT के साथ टक्कर लेनी पड़ेगी। मैं मजाक में किसी ने मुझसे पूछा, राजेश जी आप क्या करते हैं? तो मैंने लिखा कि जी मैं चैट GPT को उत्तर सप्लाई करने का काम करता हूँ। ओके, चैट GPT को उत्तर सप्लाई मजाक क्या था कि आप जो चैट GPT में उत्तर आपको मिलता है उसमें से बहुत से उत्तर मेरे हैं। उत्तर उसको आप चैट GPT में कोई चीज डालें तो वो उत्तर उसके आएंगे ना, टेक्नोलॉजी बेस्ड उत्तर है, उसमें और क्या ह्यूमन टच के उत्तर आ सके वो भी गैप है। तो उसका काम भी तो है, मार्केट में कौन करेगा वो, ऑब्वियस बात है। तो ये सारी जो आपने लीडरशिप की बात पूछी, ये सारी चीज अगर आपके पास है तो वो आपकी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करता है। सर, लीडरशिप कितनी जरूरी है एक इंसान के लिए? एग्जैक्टली जितना सांस लेना जरूरी है। इसको ऐसे देख ले तो इजी हो जाए, वरना प्रमोशन नहीं हो पाएगी, ग्रोथ नहीं, आप सर्वाइवल कैटेगरी में रहेंगे, एक्सेलेंट नहीं बन पाएंगे। आपको डिमांड करके सैलरी बढ़ानी पड़ेगी।
तो जिस भी काम को करो दिल से करो हाँ, और टक्कर देने वाला काम करो जो टेक्नोलॉजी बदल रही है। एक लाइन में बोलूं, आपके बगैर गुजारा नहीं है, वो लीडरशिप। अगर आपने कंपनी छोड़ी, आपने किसी काम को छोड़ा, वो ध्वस्त हो जाए फिर। इरिप्लेसेबल, आपका जल्दी से रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, इसको लीडरशिप कह सकते हैं। बट सर आज तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि वो ऐसे ऐसे क्रिटिकल काम कर रही है जो इंसान सालों में नहीं कर सकता, वो कुछ सेकंड में कर देती है। तो सर फिर उसके बराबर सीखना पड़ेगा। गैप, एक वर्ड हम देते हैं अपनी ब्रांडिंग में, गैप। मार्केट में हमेशा गैप थी, है और रहेगी। हमेशा रहेगी, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चली जाए, ह्यूमन ब्रेन का सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकेगी। नहीं कर सकते। ठीक है, अब गैप आपको अपने फील्ड के हिसाब से डिस्कवर करके उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, वरना खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। अगर खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। मार्केट खुद ही बाहर कर दी। यस यस यस, जितने लोग भी आप विफल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं खुद को, अपडेट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, किसी भी कारण। क्या बात है सर। सर ने यहाँ पर लीडरशिप की बात की। अब सर हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स की आपने बात की कि मैं सेल्समैन बना और मैं सेल्स में आया, फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया। जहाँ पे आपने सीखा वहाँ पे आपने कहा कि वो बिना सैलरी के ही कह रहे थे कि आप सीखो, आप केवल कमीशन कमाओगे। आज सर लोग सेल्स में, बहुत सारे हमें सेल्स के लोग देख रहे हैं, कुछ MLM के होंगे, कुछ कंपनीज के लोग होंगे जो अपने सेल्स को इंक्रीज करना चाहते होंगे। तो सेल्स में सर माहिर कैसे बना जाए? क्योंकि सर सेल्स तो हर को कहता है कि आप सेल्स करो। कई लोग कहते हैं कि बेचने का काम मतलब वो थोड़ा सा एक बेइज्जती वाला काम लगता है लोगों को कि बेचना है बेचना है। लेकिन बेच के ही सर ये दुनिया चल रही है। आज हम जो भी कपड़े पहन रहे हैं, फ़ोन, गाड़ी, घर, किसी न किसी ने हमें बेचा है, बट हम उसी प्रोफेशन को नकार देते हैं, उसी प्रोफेशन को हम बेकार कह देते हैं। तो अगर कोई सेल्स के प्रोफेशन में है, किसी भी कंपनी के साथ है, खुद की उसकी कंपनी है, वो अपने कुछ भी सर्विस बेचना चाहता है, तो वो सेल्स में माहिर कैसे बने? सेल्स में उसे ऐसे कौन से 5 पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए जो कस्टमर को बेचते समय उसके दिमाग में हमेशा रहे? ओके, मैं सेलिंग वर्ड यूज नहीं करता हूं, शेयरिंग वर्ड यूज करता हूं। फिर से बता दे रहा हूं, मैं सेलिंग वर्ड यूज नहीं करता हूं, शेयरिंग वर्ड यूज करता हूं। ओके। अगर आपकी बातों में शेयरिंग करने की स्किल्स है, आप अपनी बातों को सही एजुकेशनल तरीके से कस्टमर को पहुंचा पा रहे हैं, आप अपने कस्टमर को ये बता पा रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आप अपने कस्टमर को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट से अलग कैसे है, एजुकेट कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। ओके, एजुकेट कर रहे हैं। हाँ, कि मैं कैसे अलग हूं। हाँ, और आप ये भी कह रहे हैं कि मैं आपको बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, आपको सही ज्ञान देने में इंटरेस्टेड हूं, आप मार्केट सर्वे करके आ जाएं, आपका काम हो गया। यानी कि आप कस्टमर को उस सर्विस के बारे में उसको एजुकेट कर रहे हैं। एजुकेशन, जो एजुकेट करता है उसकी सेलिंग स्किल कभी फेल नहीं हो सकती। जो फोर्स करता है, पुश करता है, वो हमेशा टेंशन में रहेगा और फेल होगा। वो खाली एजुकेट करके छोड़ देगा। आप कस्टमर द्वारा ट्रिक्स नहीं लगानी पड़ती है फिर कि जी मैं ऐसे बैठूं, ऐसे दिखाऊं, ऐसे कोई इतने से कितनी ट्रिक्स याद रखेंगे। मैं जेन्युइन चीजों को शेयर कर रहा हूं, ये मैं हूं, ये मैं अलग हूं, ये मार्केट है, आप सर्वे कर लें, देख लें, जमता है तो अपन आगे बात करें, काम खत्म हो गया। एक बार ट्राई करके देखिए, एक बार सामान रख के देखिए, नहीं बिके तो कोई बात नहीं, वापस कर दीजिए, 90 दिन में पेमेंट दे दीजिएगा। या तो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, आप में प्रॉब्लम है। यानी कि सही एजुकेशन, सही गाइडेंस कस्टमर के पास नहीं पहुंचेगी तो वो नहीं खरीदेगा आपसे। और इसमें एक लाइन ऐड कर दूं, हाथी कितना भी बड़ा हो, चींटी परेशान कर सकती है। कोई कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना, छोटी सी कंपनी आके हिला सकती है उसको। चींटी परेशान करती है हाथी को। करती है। माना कि आपके पास इतना बजट नहीं है, कोई बात नहीं, आपका जो बजट है उसी में काम हो सकता है, आपको बस चींटी का तरीका आना चाहिए। ये हमारा फेमस कोटेशन है, एंट इज बिग एनफ टू डिस्टर्ब द एलिफेंट। चींटी अपने आप में संपूर्ण है हाथी को परेशान करने के लिए, और हाथी भी डर के ही चलता है उससे। हाँ, कि भाई सूंड में ना चला जाए तो परेशानी दे देगी। तो मार्केट में हाथी जायंट्स हैं, आपको वो गैप देखना है कि कहां मैं फिट हो सकता हूं, उस चींटी का रोल कहां पे निभा सकता हूं। यस। उदाहरण, अगर आप कार मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 नहीं हो सकते तो टायर में हो सकते हैं। टायर में नंबर 1 नहीं हो सकते तो टायर के अंदर नोजल डलता है, 10 रुपए का मिलता है, उसमें नंबर 1 हो सकते हैं। नोजल में नहीं हो सकते तो नोजल पिन है जो 2 रुपए का मिलता है और पेट्रोल पंप पे फ्री मिलता है, उसमें नंबर 1 हो सकते हैं। किसी न किसी एक फील्ड में आपको महारत तो हासिल करनी होगी सेल्स। बस खाली किसी को कॉपी ना करें और लोगों से अलग रहें, बस 2 काम करें। पर सर इंडिया के अंदर आज बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो फॉरेन से कॉपी होकर यहाँ पर आए हैं, पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे ओला उबर आए हैं और ओयो आया है,
वो बाहर की जो कंपनियां उनसे इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पर उसने अपना काम किया, बट उसने अलग ढंग से किया है। आज वही जिनसे वो इंस्पिरेशन लेके यहाँ आज आए थे, अब वो दोबारा वो कंपनियां इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं हो सकती, तो चीटी वाला काम उन्होंने कर दिया। लेकिन आपने अभी अभी बोला उन्होंने अलग ढंग से किया, अलग ढंग से किया। आपने आंसर दे दिया, हम्म, आपने ही आंसर दे दिया। कॉपी भी किया, लेकिन कॉपी में भी कहते हैं नकल में भी अकल चाहिए, नकल में अलग ढंग से किया। अभी आपने आंसर दिया। देखिए जो बातचीत हो रही है बहुत डीप है, बहुत गहरी है, आपको समझनी होगी। 30 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव सर को है, और वो जो बता रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि ये सीखने में समय लगता है। आप ये नहीं सोच सकते कि एक पॉडकास्ट से आप 2 घंटे के पॉडकास्ट से आप 30 साल की जर्नी को आप मैच नहीं कर सकते, बट हाँ आप सीख के समझ के पॉइंट बना के उस पर काम करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगला सर मेरा सवाल है, बहुत सारे लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, खासकर सर आज के समय में जो जनरेशन है वो बहुत तेज़ी से कामयाब होना चाहती है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है, बट वो सीखना नहीं चाहती। आजकल तो लोग गाली सुनने का भी पैसा देने लगे हैं, और उन्हें वो सब कूल लगता है। जैसे आप कह रहे थे कि जो लहजा है, जो वो कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं ट्रेनर, उन्हें लगता है कूल है, और लोगों को अच्छा भी लगता है कि देखो जी इन्होंने ऐसी बात बोल दी, वो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि देखो इसने मेरी जैसी बात की है। बट सर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के महत्व को नहीं समझ पाते। अगर किसी को, जैसे आपने कहा 5 साल तो एटलीस्ट मिनिमम चाहिए ब्रांड बनने के लिए, लोगों को चाहिए सर 5 साल नहीं सर 5 महीने में आप बताओ कैसे होगा सर, 5 महीने छोड़ो 5 दिन में बताओ सर कैसे होगा। अब सर कुछ दिनों में ऐसा आएगा कि 5 घंटे में बताओ सर कैसे होगा। तो सर बहुत सारे लोग जो कंपनीज में हैं, जो सेल्स में हैं, जो मार्केटिंग में हैं, जो बिजनेस में हैं, वो सीखना कम चाहते हैं, कमाना ज़्यादा चाहते हैं। तो सर आपके नज़रिए से, आप 30 सालों से इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो सीखना एक इंसान के लिए कितना ज़रूरी है? अगर वो नहीं सीखता है तो क्या हो सकता है उसके साथ? अगर इसको मैं बड़ी एक अलग टर्मिनोलॉजी में बोलूँ, और अन्यथा हमारे ऑडियंस नाले पर समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल सर। 9 महीने में ही संतान आती है, वैसी बात है। धीरे धीरे माँ कंसीव करती है, बच्चा अपना शेप लेता है, नहीं तो मिस कैरेज हो जाएगा। हम सबका जन्म भी ऐसी हुआ है, ऐसी एक हुआ है टाइम सब। फ्रेम के अंदर। तो अगर जो बिना सीखे और जल्दबाजी करेंगे, मिस कैरेज हो जाएगा। आज 5 महीने पहले ये कर रहा था, 10 महीने पहले ये कर रहा था, आप देखेंगे वो हर 10 महीने बाद कुछ ना कुछ नया करता मिल जाएगा आपको। और इसमें ज़्यादा पैसा है, इसमें हाथ डाल दो, इसमें ज़्यादा पैसा है, इसमें हाथ डाल दो। इसको कहते हैं सीजनल बिजनेसमैन, जो सीजन आया उसमें हाथ डाल दिया, ब्रांड नहीं बन पाया। ब्रांड बन पाया। अच्छा बुरा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो अगर इस रास्ते पे चलना चाहते हैं कि भाई एट द एंड ऑफ द डे पैसा आया है तो ठीक है, तो किसी भी रूप में पैसा आना चाहिए। तो 2 बातें हैं इसमें, मनी एट एनी कॉस्ट या मनी एट राइट कॉस्ट। किसी कीमत पे पैसा या सही कीमत पे पैसा। किसी कीमत पर पैसा और सही कीमत पर पैसा आपको चाहिए क्या? ब्रांड सही कीमत पे पैसा कमाता है, किसी कीमत पे पैसा नहीं कमाएगा कि कुछ भी बेच दिया। हाँ, मार्केट में जो भी बेच दिया अभी निकालो, बाद में देखेंगे। ब्रांड ऐसे काम नहीं करता। अच्छा ब्रांड, इसको निकालो यार, इसको किसी तरह निकालो, खत्म करो, पैसा आए। ये अच्छा बुरा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये इस सोच से काम करना है तो आप सर्वाइविंग कैटेगरी में चलते रहो, जीवन चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि दुनिया मुझे याद रखे, इंसान की सबसे बड़ी नीड पता है क्या है? सब कुछ कमाने के बाद जब इस प्लेनेट से जाऊं तो कुछ कहानी छोड़ के जाऊं ताकि लोग उसको पढ़ें। अगर कहानी छोड़नी है तो फिर सोच बदलनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग का सर इसमें कितना बड़ा रोल है जीवन में? ट्रेनिंग का ही रोल है। मैं अक्सर कहता हूं, हमारे गुरु एक और मेंटोर हैं जिम रॉन, जिनको मैं अपना मेंटोर मानता हूं, वो कहते हैं जितना समय आप अपने काम पे देते हो उससे ज्यादा समय अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे दो। बट सर लोग आज उल्टा कर रहे हैं, पर्सनल डेवलपमेंट में ध्यान कम है और कमाने के पीछे होड़ ज्यादा है। इसीलिए तो धार नहीं लगती ना। तो सर बेरोजगारी भी क्या सर इसी चक्कर से हो रही है? बेरोजगारी भी इसी चक्कर से, जो बेरोजगारी आज हम, बेरोजगारी का टॉपिक फिर अलग हो जाएगा, क्योंकि वो डिमांड सप्लाई का एक रेशियो है उसमें। फिर अब हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार 2 वक्त की रोटी मुहैया कराती है, ठीक है, जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं है। अब मैं उसको अगर देखूं तो मैं उसको ऐसे देखूं, कम से कम भुखमरी तो नहीं है, सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन मेरे को ये डेटा नहीं मिलता 80 करोड़ में अपने पैर पे खड़े होकर कमाने वाले कितने हैं। ये भी तो होगा जो नहीं कमा रहे। वही मिल रहा है, हमको क्यों कमाना? सरकार की मजबूरी है, चाहे किसी भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मजबूरी देना पड़ेगा। बेरोजगारी का जो मामला है ना, वो एक अलग मामला है। यहाँ पे मैं मानता हूं कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अभी थोड़ा टफ है, इस पर हम ट्रोल भी हो सकते हैं, बट हो जाए तो कोई बात नहीं। लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोई भी सरकार आपको पूरा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती है।
साधन उपलब्ध करा सकती है, लोन दे सकती है। अब जैसे कि नया बजट के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 2 करोड़ का कुछ लोन अप्रूवल किया है गवर्नमेंट ने, तो लोन लेके भी क्या करेंगे? पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। एक अनट्रेंड व्यक्ति को आप करोड़ों का लोन दे दो तो वो इधर उधर यूज करके भाग जाएगा, काम खत्म हो गया। यानी कि पहले ट्रेनिंग पर फोकस, फिर काम पर फोकस। अभी सर आपने एक बात कही कि कितने लोग अपने पैरों पर खड़े हैं, वो डेटा जो आपने कहा कि कितने लोग खड़े हैं अपने पैरों पर, मुझे पता होना चाहिए। मैं सर अपने गांव गया, पहाड़ में हमारा गांव है, वहां सर गया तो वहां पर जब मैं 1.5 साल पहले गया था तो उस समय सब खेती बाड़ी वहाँ फर्स्ट क्लास फसलें लहरा रही हैं, वहाँ मटर हो रही है, जौ होते हैं हमारे पहाड़ों में, मंडुवे का है ना, मंडुवे की खेती की जाती है। लेकिन अभी जाके मैंने देखा तो सारी जमीनें बंजर पड़ी हुई है। और मैंने हमारे जो ताऊजी, मैंने पूछा ताऊजी, मैंने कहा ये सब लोगों ने क्यों बंद कर दिया यहाँ पर ये फसल लगाना? उन्होंने कहा बेटा मिल रहा है ना, वहाँ से कंट्रोल से मिल रहा है, ये मेहनत नहीं करते, इन्होंने मेहनत करनी ही छोड़ दी है, सरकार दे रही है, खा रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। तो यानी कि सर ये डेटा भी, यानी कि जिम्मेदारी खुद भी होनी चाहिए। तो मैं सरकार से केवल ले ही रहा हूँ या कुछ दे भी रहा हूँ? जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, डोंट आस्क व्हाट कंट्री हैज गिवन टू यू, ऑलवेज आस्क व्हाट यू हैव गिवन टू द कंट्री। देश ने मेरे को क्या दिया, या मैंने देश को क्या दिया, मतलब कंट्रीब्यूशन की भावना वो। लेकिन सर बहुत सारे लोग कहते हैं जी देश का क्या करना है, पहले अपना तो देखें, देश को बाद में देखेंगे। तो इसमें सर क्या कहना है आपका? किसी पर टिप्पणी करना मुश्किल हो जाएगा, फिर भी एक हाँ, बट मैं यही कहूंगा कि अगर वो सोच सके तो अच्छा है। सोचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कार्ल जंग नोटेड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, इंसान सोचता नहीं है इसलिए जजमेंट कर देता है। जज कर देता है। कितनी सुंदर लाइन है। हम विचार नहीं कर पाते इसलिए निर्णय कर लेते हैं। दुनिया का सबसे टफ काम है सोचना। ओके, निर्णय करना अलग है, विचार करना अलग है। जी, मैंने आपको बिना समझे आपके बारे में जजमेंट कर लिया, सोचा ही नहीं आपके बारे में, बिना मुझसे मिले, बिना मुझसे जाने पहले ही कर दिया, टिप्पणी मार दी, पहले से जजमेंट कर, अरे बेकार, अरे कुछ नहीं। हम जजमेंट करते हैं, निर्णय सोचते नहीं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा वो सोचे। सर जो ये सारी बातें हमने की वो एक पॉइंट में आके अटक जाती है, वह है हैबिट्स, आदतें। आज सर लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव हैबिट्स में ट्रैप हो चुके हैं, कोई नशे की लत में पागल है, तो कोई फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई मोबाइल की लत में है, जो आजकल तो सर इसके कोर्स भी आने लगे हैं कि हाउ टू, मतलब कि मोबाइल को कैसे छुड़वाएं। तो सर आदतों का कितना बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, और अगर किसी को अपनी आदतें अच्छी करनी हो तो वो कैसे कर सकता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। चेंज का एक साइंस है, परिवर्तन का एक साइंस है। हर परिवर्तन पर्पस के साथ कनेक्टेड होता है। ओके, हर परिवर्तन एक पर्पस के साथ कनेक्टेड होता है, कुछ मीनिंग उसके पीछे होनी चाहिए। जितना बड़ा पर्पस उतनी बड़ी छलांग। यानी कि जो आदतें नहीं बदल पाते, पर्पस नहीं उनके पास। हाँ, कुछ नहीं। आप पूछें, पर्पस तो बहुत दूर की बात है, पूछ लें आज का दिन कैसे व्यतीत करेंगे, पर्पस तो बहुत बाद में आएगा। आज का दिन का ही बता दे क्या शेड्यूल है, मतलब भाई वक्त काट रहे हैं, टाइम काट रहे हैं, जो होगा देख लेंगे। तो टाइम काटता है ना, टाइम काटते हैं ना। हम भी स्क्रीन टाइम हमारा भी अच्छा खासा है, लेकिन फिर हम उस स्क्रीन टाइम को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, सीखने के लिए। देखिए, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो जा रहे थे लेक्चर देने, तो शारदा माँ जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, उन्होंने कहा भाई तुम मेरे से आशीर्वाद लेने आए हो, बट किचन से चक्कू ला के दे दो जरा, किचन से पहले चक्कू ले आओ, मुझे सब्जी काटनी। उनको पता ही नहीं पड़ा चक्कू क्यों मंगवा रही है, लेकिन उसी में एक परीक्षा छुपी हुई थी। तो चक्कू जब लाए तो उन्होंने धार को अपनी तरफ से पकड़ा, लकड़ी वाला हिस्सा उनकी तरफ कर दी। धार कर सकते थे ना, लेकिन उनके हाथ में चोट ना लगे तो धार अपने हाथ में रख लिया, लकड़ी वाला हिस्सा उनको दिया। तो उन्होंने कहा अब तू जा सकता है, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि तेरे अंदर दूसरों के प्रति अच्छा करने की भावना, अब तुझे कोई नहीं हरा सकता। सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म एक चक्कू है, धार की तरफ से पकड़ोगे तो आप कट जाओगे, लकड़ी की तरफ से पकड़ोगे तो काटते जाओगे। इसमें सोशल मीडिया को ब्लेम ना करें, आप यूज कैसे कर रहे हैं वो देखें, खुद को देखें। हाँ, कमी खुद में है। इतना फ्री वाला चैनल कहाँ मिलेगा, पूरे दुनिया से आप तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं एक रील अपलोड करने के बाद, पूरी दुनिया आज आपके हाथ में। हाँ, बट कंटेंट ही नहीं है आपके पास ना, तो क्या करेंगे आप? यानी कि क्या सीखना है आपको वो पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, कैसे अपलोड करना है पता नहीं, कौन सी नॉलेज रखनी पता नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, तो वही रिजल्ट मिलेंगे। जिसका पर्पस बहुत क्लियर है कि मैं इस प्लेनेट पे एक यूनिक काम के लिए आया हूं, ईश्वर ने मुझे एक यूनिक काम के लिए भेजा है, उसकी दिनचर्या बिल्कुल अलग होगी, सुबह से अलग होगी जी। यानी कि सर अगर किसी को जीवन बदलना है तो उसे अपने लाइफ में पर्पस को ऐड करना होगा। पर्पस, अब वो पर्पस उसके फैमिली को खुश रखना भी हो सकता है, एक छोटा पर्पस भी हो सकता है कि मुझे अपने फैमिली का आज ये करना है। कोई बात नहीं, छोटा शुरुआत तो करें, सोचे, जो आपने सोचिए सोचे जरूर, मैं किस लिए एग्जिस्ट कर रहा हूँ,
हम्म 70 साल इस प्लेनेट पे व्यतीत करके जब जाऊंगा तो क्या क्या छोड़ के जाऊंगा, 70 साल 80 साल जो भी है। हम्म, अब ये सारे गहरे प्रश्न है। गहरे प्रश्न है। अब किसी से कहो तो भाई साहब पहले 2 वक्त की रोटी तो मिल जाए फिर बात करेंगे, वहां मामला 2 वक्त की रोटी पे आ जाता है। आज का सर जो जनरेशन है आज की, उसे लगता है कि जो इस तरह की मोटिवेशन वाली बातें करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ये सब बेकार बातें। बेकार बातें हैं, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। हम्म। भैया असली जीवन में आ जाओ, उससे पता लग जाता है ना, सारा मोटिवेशन निकल जाता है बाहर। तो सर ये इसी से मेरा जुड़ा हुआ एक सवाल है, बहुत सारे लोग मोटिवेशन लेकर काम शुरू करते हैं और कुछ लोग डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। तो सर ये जो गहरा गैप है वो ये है कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन, सफलता क्या दोनों से मिलती है या फिर डिसिप्लिन से सफलता मिलती है? अच्छा, इसको हम ऐसे देखें कि मोटिवेशन एक न्यूट्रल वर्ड है, उसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं आप, खराब काम के लिए और अच्छे काम के लिए। हम्म मोटिवेशन अपने आप में संपूर्ण नहीं है। हम्म जो जो आतंकवादी बिल्डिंग उड़ाते हैं वो भी मोटिवेटेड है, हम्म और एक गौतम बुद्ध हैं जो जीवन बनाते हैं वो भी मोटिवेटेड है। एक काम होता है किसी चीज को पाने के मोटिवेशन, एक चीज होता है किसी चीज को देने का मोटिवेशन। हम्म एक मोटिवेशन वासना का होता है, करुणा का होता है। हम्म वासना मतलब मुझे क्या चाहिए मैं मोटिवेट, करुणा मतलब इतना कुछ पा लिया अब डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, ये मोटिवेशन है। हम्म तो मोटिवेशन एक न्यूट्रल वर्ड है, आपका लाइफ में गोल क्या है उसके साथ कनेक्टेड है। हम्म एक तो ये है। दूसरा, हम ये मानते हैं कि अगर आप आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, आप अगर कंसिस्टेंट नहीं है, जिसको डिसिप्लिन आपने वर्ड यूज किया, तो फिर मोटिवेशन कुछ नहीं कर सकते। किसी एक काम को एक सर्वे बताता है 20 मिनट अगर आप रोज करें 365 दिन तो आप टॉप 5% की कैटेगरी में आ जाते हैं। हम्म किसी एक काम को हर रोज अगर आप कंसिस्टेंटली करें 20 मिनट तो 365 दिन में टॉप 5% में आ जाते हैं। नहीं, आज मेरा मन नहीं है तो मोटिवेशन क्या करेगा उस मन से मोटिवेट नहीं चलता है। डिसिप्लिन से मोटिवेशन। किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि जितना समय आपने सोचने में बिताया है उतना ही अगर आप करने में बिता देते तो नंबर 1 हो जाते। अच्छा, जितना समय आपने सोचने में लगाया बिता है, दिया, करूं ना करूं, कब करूं, आज नहीं कल नहीं, उतना अगर एक कर लेते रहो थोड़ा 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 तो आप नंबर 1 की कैटेगरी में। बट सर कई बार क्लैरिटी ना होने की वजह से भी इंसान सोचता रहता है, तो ये क्या सही है कि क्लैरिटी आने तक वो सोचे और उसके बाद फिर काम करे? क्लैरिटी सोचते नहीं हुए नहीं आती, करते करते आती है। ओके। एक सफल व्यक्ति 79 टाइम बार फेल होता है, छोटी मोटी मिला के एक आंकड़ा बताता है 79, लगभग 80 बार। अगला 80, 79 पे वो बोला है तो मैं एज इट इज कोट कर रहा हूँ, छोटी बड़ी मिलामुल के। और एक कहता है हमने तो इसीलिए, कोई दूसरा कहता है हम इस फेल ही नहीं हुए, देखा तुमने 80 बार तुम फेल हो गए, उससे शुरू ही नहीं किया तो फेल कैसे होगा। घर से निकले ही नहीं तो निकले फंसोगे कहाँ? तो क्लैरिटी काम करते करते आएगी, बस एक गलती को दोबारा रिपीट ना करें, ये इसको बेवकूफी करेंगे। बस डायरेक्शन के बारे में सोचें, फिर उसके बाद में एक्ट करते जाएं। हाँ। क्लैरिटी धीरे धीरे आती करते जाएगी करते समय आएगी। के साथ साथ। और एक झटके में कोई ऐसा काम कर जाओगे जो पूरी फेलियर को एक रात में ठीक कर देगी, एक ही रात में कर देती है वो। क्या बात है सर, क्योंकि सर ये इस चीज़ से मैं खुद भी अभी मैंने कनेक्शन फील किया। मैंने 2018 में मैं फैक्ट्री में काम किया करता था, 5,000 रुपये की नौकरी किया करता था एज अ लेबर के तौर पर। तो जब मैंने फैक्ट्री छोड़ी तो बहुत ताने घर वालों ने मारे, आसपास वालों ने मारे। 3 साल तक मैं घर में रहा, लेकिन 3 साल तक सर मैंने सीखने में समय लगाया, अपने आप को बिल्ड करने में समय लगाया, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर टाइम लगाया। 3 साल के बाद सर 1 साल में वो काम हो गया जो शायद पूरी जो जीवन में नहीं हुआ था। वही तो मैं सर आपने बड़ी शानदार बात कही कि डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, बस कंसिस्टेंट एक्शन से हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और कोई भी 5 साल ऐसे आएंगे जो पूरा बैकलॉग को क्लियर कर देगा। अब वो कौन से 5 साल है पता नहीं। किसी के 25 साल बाद भी आ सकते हैं, किसी के 30 साल बाद भी आ सकते किसी के 70 के बाद भी आए, 70 से 75 में किया है वो। वो काम कर दिया कि इतिहास सुना जा बस इतिहास बना दी। क्या बात है सर। अभी सर हम जैसे बात कर रहे हैं, बहुत सारे सर जो जनरेशन है आज की, मैं सर इस जनरेशन की बात इससे कर रहा हूँ क्योंकि सर मैं भी उसी जनरेशन से आता हूँ। मेरी भी एज 24-25 के आसपास ही है। आजकल के लोग सर बड़ों की बातें सुनना पसंद नहीं करते। पहले के ज़माने में माता पिता ज़्यादा जानते थे, बच्चे कम जानते थे, इसलिए रिस्पेक्ट कर दिया करते थे, ऐसा कहा जाता है। आज के समय में बच्चे बहुत जानते हैं और बड़े कम जानते हैं, तो इसलिए उनकी इज्जत नहीं करते। और खासकर जब टेक्नोलॉजी इस धरती पर टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया, तब से माता पिता की रिस्पेक्ट करना बच्चों ने कम कर दिया और बड़ों की बातें सुनना कम कर दिया। बड़े बूढ़ों की बातें कम सुनते हैं, उनके ही मिलते जुलते जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बातों को सुन के उनसे मोटिवेट होते हैं, अपने माता पिता और बुजुर्गों को न देखकर उनसे मोटिवेट नहीं होते। तो सर आज की जो जनरेशन है वो किसी को अपना गुरु मानने से इनकार कर देती है, वो गुरु नहीं मानती किसी को।
तो अगर किसी को अपने जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो कोच का कितना महत्वपूर्ण रोल है और बड़े कोई बातें कितना उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसके जीवन को? थोड़ा सा मेरा इसमें डिफरेंसेस है, थोड़ा मेरा अलग विचार है, पता नहीं ऑडियंस कैसे लेगी। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम पूरी छूट देते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए भी, अप्रिशिएट करने के लिए भी, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है। चाणक्य का एक कथन है कि 15 वर्ष की आयु के बाद बच्चों के साथ माता पिता की मैत्री भाव हो जानी चाहिए, मित्रता हो जानी चाहिए। और एक कहावत ये भी कि जब बच्चे की चप्पल पैर का साइज आपके पैर के साइज के बराबर हो जाए तब इसका मतलब ये दोस्त बनने के लायक हो गया है। ऐसा ऐसा एक कहावत है। पर सर ये बहुत टफ। हम लोग 30 साल की उम्र तक भी उनको दबा के रखना चाहते हैं कि मेरी ही सुने, मेरी सुने। ये हम चेंज नहीं करते। केवल बच्चों को ब्लेम करने से नहीं होगा। मैं बच्चों की ट्रेनिंग करता हूँ, कोचिंग करता हूँ, मेंटरिंग करता हूँ, पेरेंटिंग के ऊपर, पेरेंटिंग पे बहुत काम करता हूँ, और मैं फेवर अगेंस्ट किसी के नहीं हूँ। वक्त के साथ साथ माँ बाप को बदलना पड़ेगा, तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, बात करने का फ्रीडम के साथ, फ्रीडम और कब खींचना है कब पुल करना है इसको सीखना पड़ेगा। गलतियां करेंगे उनको बहुत प्यार से नरिश करके समझाना पड़ेगा, बिठा के। हाँ, उनको एक बार लग जाए कि ये मेरे को ह्यूमिलेट नहीं कर रहे हैं, मेरे कंसर्न में समझा रहे हैं, ये फर्क है। कई बार सर जो बच्चे हैं आजकल वो नशे की लत में या फिर एक गलत काम में चले जाते हैं तो माता पिता उन्हें रोकते हैं कि तुम ऐसा मत कर, तो उससे वो संस्कार बिल्ड करते हैं, बेटा ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा। लेकिन सर बच्चे उसको पॉजिटिव ना लेकर नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं कि आप हमें रोक रहे हो हमारी जिंदगी जीने से, आप हमें हमारे फ्रीडम को आप छीन रहे हो। तो सर क्या संस्कार और फ्रीडम में दोनों में अंतर है कुछ? ये देखो, ये तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो नैतिकता के बल पे सही प्रश्न पूछ रहे हो। नैतिकता के हिसाब से ये करना चाहिए, संस्कार चाहिए, ये सब नैतिक। लेकिन किसी साइंटिफिक माइंडेड व्यक्ति से कहोगे, थेरेपिस्ट से बात करोगे, तो वो फिर अलग प्रोसेस बताएगा। वो कहेगा नहीं, आपको बच्चे के साथ समय बिताना है, उसके साथ बैठना है, उसके अंदर ये क्यों घटा। कोई भी व्यक्ति कोई भी ड्रग का अगर आदी होता है तो अंदर में कुछ कमी चल रही है, कुछ गैप है। ये मनोवैज्ञानिक ही बता पाएगा। नैतिकता वाला बोलेगा बेकार है, बिगड़ गया। मनोवैज्ञानिक ऐसे बात नहीं करेगा, साइकोलॉजिस्ट। वो उसके रीजन के कॉज में जाएगा, इसने किया क्यों, क्यों कहाँ गैप है। एक हैप्पी आदमी को जरूरत ही नहीं है ड्रग की, वो तो हैप्पी है। आपको एक रिसर्च बताता हूँ, बहुत सी आप देखेंगे लेडीज होती हैं घर में, उनको कॉर्नर किया जाता है, तेरे बस की कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकती। तो वो क्या कहती है ना, फ्रिज के साथ उनकी दोस्ती हो जाती है। डिप्रेशन में आदमी ज्यादा खाना खाता है तो वो हर 1 घंटे बाद कुछ खाएंगी। डिप्रेशन चल रहा है तो उनका बॉडी फैट हो जाएगा, कोई सुनने वाला है क्योंकि उनको क्रिटिसाइज किया गया है। तो घर में रह के करती क्या है, करती क्या है, अरे घर में रहती है, घर संभालती है, यही बहुत बड़ा काम है। और अगर कभी अगर माँ या फिर पत्नी अगर कहीं चले जाए तो हालत खराब हो जाती है। हाँ, कपड़े नहीं मिलते खुद तो के। अप्रिसिएशन का फैक्टर नहीं हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म का फैक्टर है हमेशा से। ये मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। नैतिकता के बलबूते पे बिल्कुल बात आप ठीक कह रहे हैं, मैं तुरंत कह सकता हूँ, लेकिन नहीं, बैठो उसके साथ बात करो। मैंने बहुत से केसेस को हैंडल किए, पेरेंट को बैठाया, बात किया, सॉल्व किया, बच्चे ने बता दिया रीजन कि अंकल ये रीजन है इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ खुल के नहीं चर्चा कर सकता क्योंकि मैं ओथ ऑफ सीक्रेसी के अंदर। तो हमें बच्चे ने बता दिया, बच्चे ने बताया इसलिए आप चूंकि मैंने बच्चे से पूछा, बेटे जब तक तू हेल्प नहीं करेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, तू बता रीजन क्या है, आज मौका है। तूने शुरू क्यों किया ये सब? तूने रीजन दिया तो रो पड़े माता पिता, यार मेरे से चूक हो गई, मैं समझ ही नहीं पाया। अब यहीं पे थेरेपिस्ट की जरूरत है। मतलब कहते हैं ना थेरेपिस्ट क्या करेगा, गुरु यहीं पे गुरु, थेरेपिस्ट, काउंसलर, कोच, मेंटर, कुछ भी। बट अच्छा जो सीजन है, जो अपने काम को जानता है, जो दोनों को जज नहीं करेगा, दोनों को सुन के रास्ता निकालेगा अच्छी एक चीज के लिए, जो किसी के फेवर में बात नहीं करेगा। तो इसलिए गुरु और मेंटोर की इतनी आवश्यकता होती है कि सही गाइडेंस मिल सके, सही गाइडेंस दे सके, जो रास्ता निकालेगा ताकि फैमिली में अलाइनमेंट हो, फैमिली आगे चले, जो किसी का पक्ष विपक्ष नहीं लेगा। अब सर कई बार ना आजकल की जो जनरेशन है वो खुश होने के लिए नशा करती है। आपने कहा जो खुश आदमी है वो नशा नहीं करता, वो गलत आदत में नहीं जाता। जो दुखी आदमी है वही कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है जो उसके लिए सही नहीं होती, जो फेवर में नहीं होती। बट सर आजकल कल्चर भी तो हो गया ना कि जो जनरेशन आज की है कि वो कूल बनने के लिए जो नशे की लिप्त में पड़ी हुई है, नशे करती है। तो क्या इसके अलग वर्जन है, लिप्त में पड़ी हुई है या मैं शौकिया तौर पे कुछ हल्का सा मैं ड्रिंक लेता हूँ, मैं शौकिया तौर पे, तो इसको परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है। एक शौक है और एक लत है। अब इसको ऐसे ले लेते हैं कि मुझे शौक सभी चीजों का है, आदत किसी चीज की नहीं है। यानी मैं इसका गुलाम नहीं हूं, ये मेरी गुलाम है। जब मेरी मर्जी होगी तब हाँ, मैंने लिया, आज छोड़ दिया, जरूरत नहीं है मुझे। यानी मैं मालिक हूं, ये गुलाम है, ना कि ये मालिक है मैं गुलाम हूं, वो अलग मैटर है।
वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर वो अलग मैटर कि मैंने एक पार्टी में एंजॉय किया कुछ, अब जरूरत नहीं है मुझे, फिर देखेंगे, लेकिन मैं इसके बगैर रह नहीं पाऊं, वो फिर चर्चा का विषय। उसके बिना न रहना वो लत। हाँ और अगर किसी चीज को शौक के तौर पर अगर मैं वो मेरी मतलब मेरे कंट्रोल में सारी चीजें चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें तो मैं जानता हूँ कब मुझे इसको ना कहना है, कब हाँ कहना है। मैंने एंजॉयमेंट के लिए उस चीज को किया। वो मेरी व्यक्तिगत फ्रीडम, चॉइस और डिसिप्लिन है। अब अगर मुझसे कोई ये कहलवाए कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, नहीं, मैं किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, आपने इस चीज को कहाँ जगह दी, आपके व्यक्तिगत चॉइस पे डिपेंड करता है। ये सर बहुत ही शानदार बात आपने कही। ये सर जो आप बातें बता रहे हैं आज, ये बहुत डीप है। हो सकता है किसी के सर के ऊपर से निकल रही हो, सो रहा हो सर, ये कान खुजा रहा हो कि मैं कहूँगा दोबारा इस पॉडकास्ट को दोबारा घुमा के देखना, क्योंकि बहुत डीप बातें हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करेंगी। सर बिजनेस में जब आते हैं, जब बिजनेस की फील्ड में किसी भी फील्ड में आते हैं, जैसे आपने कहा कि आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो आपको हर हफ्ते किताब पढ़नी पड़ेगी। व्यापार के अंदर भी लोग सलाह देते हैं कि किताबें पढ़ो, बट सर किताबें हमें कैसी पढ़नी चाहिए, कैसी किताबों का हमें पढ़ना चाहिए? क्योंकि सर किताबों का भी एक अपनी अथॉरिटी होती है कि इस इंसान ने, जैसे जिम रॉन है, उन्होंने ये किया, आपकी भी सारी किताब है। तो सर किताबें पढ़ना तो जरूरी है, बट कैसी किताबें पढ़ें और कैसी किताबें हमें स्किल्स के ऊपर या हमारे नॉलेज के ऊपर काम करती हैं, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी किताब हमारे लिए बेहतरीन है और कौन सी किताब हमारे लिए सही काम करेगी? पहले हम सक्सेस के 4 पायदान को समझ लेते हैं, फिर किताबें उसमें से निकल आएंगी। सक्सेस के लिए विल चाहिए, स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए। विल मतलब एटीट्यूड, स्किल मतलब काम करने का हुनर, नॉलेज मतलब ज्ञान, स्ट्रैटेजी मतलब योजना। इन चारों से रिलेटेड किताब पढ़नी चाहिए। अगर इन चारों से रिलेटेड कोई किताब, हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं कि मैं अब ये वाली किताब एटीट्यूड को ठीक करने के लिए पढ़ूंगा, ये स्किल डेवलपमेंट के लिए पढ़ूंगा, ये नॉलेज डेवलपमेंट के लिए पढ़ूंगा, और ये स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के लिए पढ़ूंगा। 4 कैटेगरी के बाहर जा नहीं सकते आप। अगर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में, अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, वो अलग तरीके की किताबें हैं। अगर बिजनेस वर्ल्ड में आना चाहते हैं तो ये है। तो सर किताबों का कितना महत्व है एक इंसान की सफलता में, कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं किताबें? 150 किताब अगर किसी विषय पे आप पढ़ लेते हैं तो जानकार कहते हैं उसमें आपने पीएचडी कर ली। किसी एक विषय पे अगर आपने 150 किताबें पढ़ ली हैं, क्योंकि पीएचडी करने के लिए 150 किताबों के साथ रिसर्च करना पड़ता है। अगर आप 2 घंटे की ड्राइव कर रहे हैं हर रोज और 500 आवर्स आपने मान लो ऑडियो सुन लिया, तो आपने एक सेमेस्टर खत्म कर लिया। एक रिसर्च है ये। पढ़ना ही कई बार जरूरी नहीं होता, कई बार सुनना भी। ऑडियो बुक आजकल काफी चल रही है। सर आपकी कुछ बुक्स हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस को आप नाम बताएं ताकि वो सर्च करके देख सकें। एक तो हमारी किताब है 7 कीज टू प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस, 7 कीज टू, वो सफलता के 7 नियम के है। और एक अभी ये लॉन्च हुई है पर्सपेक्टिव, जो मेरी कविताओं और कोटेशन का संग्रह है। ये अमेजोन पे अवेलेबल है। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका ऐड दे देंगे, वो लिंक दे देंगे, या फिर हम टैग कर देंगे, आप जाके उसे बाय कर सकते हैं। तो सर किताबों का महत्व आपने जो बताया वो बहुत शानदार था कि किताबें अगर हम पढ़ते हैं तो जीवन में एक अलग ही डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। बट सर इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कैसे हटकर हम किताबों के ऊपर ना फोकस लेके आ पाए। सर कई बार हम किताबें नहीं पढ़ पाते, तो किताबें पढ़ने के लिए सर वो टाइम जो है वो हम कैसे निकालें? अगर आपकी लाइफ की वो प्रायोरिटी है, देखो लोग टाइम मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। टाइम तो मैनेज ही है ना, 24 को 25 नहीं कर सकते और 24 को 23 नहीं कर सकते। टाइम को कैसे मैनेज ही है? यानी मेरी प्राथमिकताएं मैनेज नहीं है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, मोबाइल आपके पास है, ऑडियो बुक आपके पास है, ईयरफोन लगाइए और आराम से 20 मिनट का कम से कम टाइम दीजिए। जब जहां पे आपने यूट्यूब पे वो किताब रोकी हुई है उसके आगे फॉलो चलते जाइए, उसको खत्म कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर वाई क्लियर है तो हाउ निकल ही आएगा। जिसका वाई क्लियर है वो हाउ निकाल ही लेगा। आज नहीं तो कल आ जाएगा, आ जाएगा। जिसका वाई क्लियर नहीं है वो हाउ कितना भी दे दो, 1000 हाउस हैं, कितने दोगे? वो एक कहानी है ना, जे सेंटीपीड एक जानवर है, कन खजूरा बोलते हैं, जिसके बहुत सारे पैर होता है। आपने गाँव में देखा। तो वो एक दिन निकला घर से बाहर, तो लोमड़ी पूछी कि भाई पता कैसे पड़ता है कौन सा पैर आगे रखे या कौन सा पीछे? लोमड़ी ने पूछ डाला। कन खजूरा कह, मैंने आज तक सोचा ही नहीं इस बारे में। बोले सोचना चाहिए तुम। तब से वो चला ही नहीं है। ओके। तब से वो चला ही नहीं है। तो आप इतना सोचेंगे तो हो नहीं पाएगा। आपको शुरू करना पड़ेगा। 10-10 मिनट में टाइम दूंगा, 20 मिनट में टाइम दूंगा, धीरे धीरे आदत लगती है।
हम्म। आदत लगने में 90 दिन लग जाते हैं। अगर उस 90 दिन के गैप में अगर हमने तोड़ दिया उसको, हाँ, आदत लगने में क्यों पढ़ रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है, कहाँ मुझे जाना है, ये क्यों, सबके दिमाग में क्यों का प्रश्न ही नहीं आता है। यानी कि सर अगर किसी को टाइम मैनेज करना हो, वो अपनी प्राथमिकताएं मैनेज कर ले बस। बस 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 टाइम बस तो मैनेज ही है। टाइम मैनेज है कि सुबह से 6 से 8 मेरा ये, 8 से 10 ये, ऐसे करके मैनेज करें। अच्छा सर, कई बार टाइम मैनेजमेंट में ना, जैसे हम अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हमें इतने बजे से इतने बजे के बीच में काम करना है। कई बार सर उसमें जो है कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिसमें हमें उस काम को छोड़ना पड़ता है, फिर वो हमारा जो रिदम होता है वो टूट जाता है। बीच में सर मैं गाँव गया तो मैं लगातार किताबें पढ़ता हूँ और 10 दिन में किताबें नहीं पढ़ पाया किसी चांस की वजह से, क्योंकि आना जाना इतना इधर, वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा। बट मैंने ऑडियो कुछ सुन ली, मैं किताबें नहीं पढ़ पाया, अब वो रिदम मेरा टूट गया। फिर मैं उसे मुझे मैनेज करने में 10 दिन और लग गए। 10 दिन अपने आप को कठोर तपस्या में फिर रखना पड़ा, रोज मन ना होते हुए भी मुझे किताबें पढ़नी पड़ी, क्योंकि मन ये सोच रहा था कि नहीं नहीं पढ़ी ना बहुत टाइम से, अब पढ़ेंगे, आवश्यकता क्या, सुन तो रहे रोज। तो सर यानी कि अगर किसी को किताबें पढ़नी है या फिर टाइम को मैनेज करना है, अपने प्राथमिकता को अगर वो मैनेज कर ले तो टाइम उसका ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। क्या बात है सर। मैं कहता रहा हूँ कि सर ने आज जो बातें बताई हैं, जो सर बता रहे हैं, बहुत डीप हैं, आप समझना बहुत कम आएंगे आपके। सर आपने बात की थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो पर्सनल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि सर हम बात तो कर रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, बट लोग नहीं कर पाते। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। वो सुनेंगे अच्छा लगेगा, वाह वाह सर, नीचे कमेंट करके जाएंगे, बट सर वो इम्प्रूवमेंट फिर भी नहीं कर पाएंगे, डेवलपमेंट फिर भी नहीं कर पाएंगे। कैसे किया जाए सर? वो आदतों का ट्रैप भी उन्हें समझ में आ गया कि हाँ अगर हमें किसी काम को करना है तो करता ही जाना है, प्राथमिकता भी सेट हो चुकी है, बट सर फिर भी नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो सर पर्सनल डेवलपमेंट कैसे किया जाए कंसिस्टेंट होके कि ये करना ही है अपने फील्ड में? मैं इसको घुमा देता हूँ प्रश्न। एक व्यक्ति भी अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से कर पाएगा, हमारा पॉडकास्ट सफल होगा। बिल्कुल। मैं उस एक व्यक्ति के लिए आपसे बात कर रहा हूँ, सबके लिए हम बात नहीं कर, आपके लिए बात कर रहे हैं। बस उस एक व्यक्ति के लिए। हम मैनी में से एनी खोज रहे हैं। अब वो एनी आप भी हो सकते हो। अगर एक व्यक्ति ने अपनी लाइफ को बेटर बना लिया, हमारा ये पॉडकास्ट सफल हो। मैंने इसीलिए तो मैंने कहा कि ब्रांड में वो हर चीज का हीरो नहीं बनना है, किसी चीज का चैंपियन बनना है। ब्रांड सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं होता, राइट। कोई एक व्यक्ति तो होगा इस भीड़ में। हमारी कविता ऐसी में कि इस भीड़ में कोई एक मुझे समझे तो काफी है, बाकी सभी को उनके गुनाहों के लिए माफी है। क्या बात है सर, क्या बात है। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए आपको काम करना है, बस ये सोच के चले। जो इंतजार कर रहा है आपका, जिसको रास्ता नहीं मिल रहा है, आज रास्ता मिल जाएगा। वो आपको शुक्रिया कहेगा पक्का। कुछ लोग गालियां भी दे सकते हैं, अपशब्द भी यूज कर सकते हैं, उनका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, इतने आपने समय तो निकाला अपशब्द कहने के लिए। समय निकाला आपने समय तो निकाला, हमें टाइम दिया, यही हमारे लिए बहुत कीमत वाली बात है। आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि नया विचार जब आएगा तो कभी धन्यवाद भी आपसे मिल सकता है। यानी कि सर अगर पर्सनल डेवलपमेंट करना हो तो उसको ये बातें समझनी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आपको हर दिन नया माइंड बनाना पड़ेगा, हर दिन एलिवेट करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने एक ही सूरज को हर दिन नए तरीके से देखने की कला सीख ली, उसको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता है। सनराइज रोज होता है, लेकिन आज अलग है, कल अलग है, वो नया व्यक्ति है। सर अगर जैसे आपने बात कही, अगर सर किसी को व्यापार में सफलता चाहिए, वो चाहता है कि मैं आज बिजनेस करना चाहता हूँ सर, वो जैसे हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो कहेंगे सर मैं अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मैं कैसे शुरू करूँ, मुझे वाई नहीं मिल रहा। तो सर अगर किसी को अपना बिजनेस शुरू करना हो तो उसे 5 ऐसी कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए बिजनेस शुरू करने से पहले? अब 2 बातें आ जाती हैं, उसको मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है तो वो क्यों शुरू करेगा, वाई नहीं उसके पास। हाँ, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाता है ये प्रश्न, लेकिन फिर भी हम इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। मोटिवेशन नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी लग रहा है करना है करना है करना है करना है, तो वो बेटर है पहले नॉलेज गेन करें। नॉलेज गेन करें उस व्यापार का, उसकी प्रेजेंट मार्केट कंडीशन क्या है, कितने रेडियस में फैला हुआ है, कितने पोटेंशियल कस्टमर है। डेमोग्राफी, साइकोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब जिनके साथ ये व्यापार करेगा, उनका एज, बैकग्राउंड, ये सब डेमोग्राफी में आता है। साइकोग्राफी, उनका टेस्ट क्या है, फ्लेवर क्या है, उनके जो 3-4 मेन कॉम्पिटिटर है उन्होंने कितना कैप्चर कर रखा है, ओवरऑल पर्सोना। हाँ, रिसर्च तो करना पड़ेगा। झट से प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे काम नहीं होगा। लोग आजकल पूरा ध्यान अपना लगाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर कि कैसे लॉन्च कर दूंगा बस।
फिर वो बाकी चीजों पे काम करते हैं। ना 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 वाई क्या है ना, मेरा अवसर समझ नहीं आया नहीं, वाई तो तब तक लोग याद एक मोहल्ले में 6 परचूने की दुकान है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। 7 मैंने अगर खोल दिया तो बेवकूफी सबसे बड़ी उसने की। लोग बोलते हैं सर। मैं उससे पूछूंगा क्यों खोला तूने? 6 ऑलरेडी हैं, 6 में से एक चल रहा है, 4 सरवाइव कर रहे हैं, एक मैनेज कर रहा है, तूने क्यों चांस लिया भाई? नहीं सर, परचूने के अलावा क्या खोलो? तो मैंने उससे बोलता तू चावल की एक शॉप खोलता ना, चावल ही बेचूंगा और कुछ नहीं बेचूंगा, बात खत्म हो गई। ब्रांड। तो सब लोग क्या करेंगे भाई, बाकी सामान इस परचूने वाले दुकान से खरीदो, चावल यहां से लेना, काम खत्म। किसी एक काम में माहिर बन जाओ। बस मैं अलग तरीके चावल बेचूंगा, मुझे नहीं सारे आइटम बेचने। जनरल ऑडियंस नहीं चाहिए, नहीं, हाँ स्पेसिफिक चाहिए हाँ। एक। या मैं टॉप क्लास का मसाले बेचूंगा और मसाले के अलावा कुछ नहीं बेचता। या फ्रूट्स बेचूंगा, या जो भी चीजें जो भी एक चीज है, एक आइटम जो उसके वहीं मिले सबसे हाँ टॉप क्लास हाँ, बाकी को सब बेचने दो। की। हमारे पास रोज प्रस्ताव आते हैं, सर ये कर ले। मैंने कहा यार आप कर लो, मैं आपके साथ स्पीकर आ जाऊंगा। हमारे पास प्रपोजल है कि ये जो 99 199 वाले कोर्स है प्रपोजल, आज तक आपने हमारा कोर्स कोई नहीं देखा होगा 99, लेकिन प्रपोजल है। मैंने कहा आप अपनी कंपनी के द्वारा लॉन्च कर लो, मुझे एज स्पीकर बुला लो, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अच्छा सर, अब आप अपनी कंपनी के बारे में, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे, आपसे कोई सीखना चाहे, कोई प्रोग्राम लेना चाहे, वो कैसे सर आपसे जुड़ सकता है? एक बार आप हमारे ऑडियंस को बता पाएं तो। हमारी वेबसाइट है www.coachrajesh.in, ओके। उस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन भेजें, आपकी जो क्वेरी आएगी हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए, ओपन प्रोग्राम करवाना है, ऑनलाइन चाहिए, तो हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। मैं सर के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छी चीज़ों को बढ़ाना चाहिए जी सर। मेरे मन में कई समय से थी, कई बार हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार बहुत हावी हो जाते हैं। हम बहुत पॉजिटिव हैं, हम काम करना चाहते हैं, बट कई बार ऐसा लगता है हम अकेले हो गए, हमें अकेलेपन का शिकार हो, मतलब हम अकेलापन बहुत सता रहा है हमें, सारे हमारे साथ वाले मौज मस्ती कर रहे हैं, हम अकेले काम कर रहे हैं जीवन में कामयाबी के लिए। तो सर आज जो डिप्रेशन का जो वर्ड है, ये बहुत कॉमन हो चुका है। डिप्रेशन के कोर्सेज चल रहे हैं कि कैसे डिप्रेशन से बाहर निकला जाए, मेडिसिन आ गई हैं, लोग सो नहीं पा रहे हैं, लोग किसी से बात नहीं करते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, डिप्रेशन में ही वो। सर तो ये डिप्रेशन जो एक शब्द है, क्या सर ये खाली बैठे रहने से आता है या फिर काम करने से भी आ जाता है? अगर किसी को हो रहा है डिप्रेशन, तो कैसे इससे आइडेंटिफाई करके खुद को बाहर निकाल पाए? इसको हल्के में नहीं लेना है। हम लोग चलती भाषा में डिप्रेशन वर्ड का यूज कर देते हैं, बट किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से अगर आप पूछेंगे तो ये एक मेंटल हेल्थ इशू है। तो हमें अगर 14-15 दिन आपको भूख नहीं लग रही है, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है, घर से निकलने, मतलब आप डिप्रेशन में जा रहे हो, ये उनका पैरामीटर है, साइकोलॉजिस्ट बताएगा आपको। यानी एक मेंटल हेल्थ इशू है, इसको हल्के में ना ले, ये मुश्किल में डालेगा। जैसे कार्डियक टेस्ट होता है, हार्ट का टेस्ट होता है, ऐसे डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है आज की मार्केट में। आप एक बढ़िया किसी साइकेट्रिक साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, वो आपको टेस्ट करेगा, पैरामीटर पे इवैल्यूएट करेगा और आपको जो सजेशन देगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसको हवा में ना उड़ाए, अरे क्या है डिप्रेशन, अरे छोड़ो, ऐसे तो हमने बड़े देखे। नहीं कर सकते आप मुश्किल में आ जाएंगे। अगर आप 15-16 दिन 20 दिन एक ही पैटर्न आप ऑब्जर्व करें, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे अजीब से फीलिंग हो रही है, मतलब माइंड आपका डिप्रेशन में है किसी कारण से। यू मस्ट गो एंड कंसल्ट विद ए साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो काउंसलिंग करेगा, साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन देगा। अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो आपको किसी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल या एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। ये मेरा विषय नहीं है, बट इस पर जितना जानता हूँ इस पर मैं आपको हल्के में नहीं लेना है। नहीं लेना है। जैसे सर मैंने भी ना इस चीज़ को फील किया, तो मैंने सर एक चीज़ ऑब्जर्व करी अपने अंदर। जब मुझे कोई काम करना होता है और वो काम मेरे मनपसंद का नहीं है, मुझे तो तकलीफ हो रही है, सोशल एंजाइटी हो रही है और मैं करना कुछ और चाहता हूँ, तब मुझे वो डिप्रेशन आता है। लेकिन जब मैं जो करना चाहता हूँ वो काम कर रहा हूँ, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं होता। वो टर्मिनोलॉजी हम थोड़ा सा ठीक से यूज करें, वो डिप्रेशन नहीं है, एक लो फेज है। ओके, लो फेज है। लो फेज तो डिप्रेशन अलग है, वो अलग है। डिप्रेशन का एक अलग, डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है जिसकी परिभाषा मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ही दे पाएगा। वो सब्जेक्ट में हम ब्रांड नहीं है। हाँ, हमको सजेस्ट उसमें नहीं हम यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप हर चीज में हीरो, हम लोग हर चीज में हीरो होने की कोशिश करते हैं। मैं सर से मैंने सवाल इसलिए पूछा, मैं चाह रहा था कि सर क्या बोलते हैं इस बारे में। जी, सर ने बड़ी शानदार बात कही। हम आपको सजेशन दे सकते हैं, वो जाके वहां जाके मिल सकते हैं। जी, पर उसमें हम एक्सपर्ट नहीं है। हम नहीं है, हम एंजाइटी वर्ड यूज कर देते हैं, डिप्रेशन यूज कर रहे हैं। जाइए मिलिए एक्सपर्ट से, उन्होंने अपने जीवन के 5-6 साल इसको रिसर्च करने में दिए, वो आपको गाइड करेंगे, जिन्होंने इसकी पढ़ाई की हुई। यस यस यस, जिसमें खुद ब्रांड है। यस, वो जिसमें जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बोलते हैं इनको, वो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो जो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल हैं जो बढ़िया हैं, वहां जाइए, मिलिए, वो आपको बताएंगे कि आप किस फेज से गुजर रहे हैं,
क्या रेकमेंड करेंगे उनको फॉलो करें। क्या बात है सर। सर आपसे आखिरी सवाल है इस पॉडकास्ट का, बहुत शानदार हमने बातचीत की। मैं चाहता हूँ कि सर आप हमारी ऑडियंस को सफलता के ऐसे 5 पॉइंट बताइए, अगर किसी को सफल होना है तो अगर वो इन 5 कामों को प्रतिदिन करता है, और वो 5 काम क्या होंगे किसी को सफल बनने के लिए, अगर आप बता पाएँ सर तो उनको जीवन में बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू इसके लिए। सबसे पहले सफलता क्या है वो समझ लेते हैं, फिर काम की बात करें। मैंने एक गाड़ी खरीदी और मैं कहूँ मैं सफल हूँ, वो सफलता नहीं है, वो एक अचीवमेंट है। वो अचीवमेंट है, सफलता वो नहीं है। मैंने एक बहुत शानदार कोठी बना ली, वो सफलता नहीं है, अचीवमेंट है। लोग आज यानी कि सर लोग आजकल अचीवमेंट्स को सफलता में गिनते हैं। थोड़ा क्लैरिटी की कमी है। वो मेरा व्यक्तिगत टारगेट अचीवमेंट है, सफलता नहीं है। व्यक्तिगत टारगेट है। यस, पर्सनल अचीवमेंट है। सफलता फिर क्या? सफलता फिर क्या है? जब मेरा कोई हुनर या ज्ञान मार्केट में लोगों के द्वारा अप्रिशिएट किया जाता है और मैं लगातार डिमांड में रहता हूं, वो सफलता है। यानी कि आपके काम से लोग आपको जानने लग गए हैं, वो सफलता है। और मैं डिमांड में बना रहता हूं कंसिस्टेंटली, वो सफलता है। यानी कि पर्सनल अचीवमेंट सफलता नहीं, आपका काम आपकी सफलता है। मैं बहुत सफल हूं कहते हैं ना, आप मत बोलिए, लोग बता देंगे, आप शांत रहिए। हमें चुप रहना चाहिए। हमें चुप रहना चाहिए, लोग बता देंगे। ये सर मैंने आपकी वीडियो में यही बात सुनी थी, शायद आपने कुछ 5-6 साल पुरानी वो वीडियो है, हाँ, नेचुरल। उसमें सर आपने कही थी। तब से सर मैं इसलिए सर मैंने यहाँ से सवाल पूछा, तब से सर मैंने कभी भी अपने बारे में बताना बंद कर दिया। किसी को मैं नहीं बताता। लोग मुझसे आके पूछते हैं यार तुम ये काम करते हो, कैसे करते हो? यानी कि सर हम अपने काम से जाने जाएं तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है, ना कि हम अपने मुंह से बताएं। यस यस यस। तो पर्सनल अचीवमेंट को हम नहीं, हम क्लेम कर दें, बात अलग है, लेकिन सफलता मार्केट डिसाइड करती है। मार्केट में आपकी कितनी डिमांड है, ये मैं कह रहा हूं प्रोफेशनल सफलता की डेफिनेशन। अब मैं मान लीजिए मेडिटेशन में चला गया, स्पिरिचुअल हो गया, वो सफलता के ऊपर चला गया, फिर वहां साइकोलॉजिकल गेम काम नहीं करेंगे, वो तो मैं अलग जोन में चला गया। मार्केट में सफलता का मतलब यही है जो मैंने आपसे अभी चर्चा की, जो हमारा बेसिक जीवन है उसके अंदर। जब मेरी कोई भी सर्विसेज, प्रोडक्ट, हुनर, ज्ञान मार्केट में लगातार डिमांड में बना रहता है, तब मैं सफल हूं। ये तो हो गया। इसको हासिल कैसे करें? अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया। अब आपने जो प्रश्न पूछा वो कौन सी 5 बातें हैं जिसको करने पे रोज करने से मैं वहां तक धीरे धीरे पहुंचूंगा। ठीक है, एक तो किस फील्ड में मुझे जाना है, चॉइस ऑफ फील्ड, निश। पीक पे हर व्यक्ति अकेला होता है, नीचे एक भीड़ होती है। पीक में कंपटीशन ही नहीं है, तो मैं किस काम को करते करते पीक पे जाऊं, एक तो ये खोज बहुत जरूरी है। उस काम में हर दिन बेहतर कैसे बनूं, सीखना जरूरी है। ठीक, उस काम से लोगों का जीवन कैसे बदल रहा है, ये भी ट्रैक करना जरूरी है। ये ट्रैक करना जरूरी है। ठीक है, उस काम में मेरा पैशन हर रोज बढ़ रहा है या घट रहा है। उम्र जितनी बढ़ती जाएगी पैशन बढ़ता जाना चाहिए। रिटायरमेंट कोई वर्ड नहीं है। ये भी सर आजकल बहुत टर्म्स यूज होते हैं। नहीं, जाकिर हुसैन साहब रिटायर नहीं हुए, पंडित रविशंकर रिटायर नहीं हुए, आखिरी सांसों तक वो अपना काम करते हैं। लता जी भी रिटायर नहीं हुई, आशा जी भी 90 साल में गाना गा। रिटायरमेंट कहाँ है? उस काम में मेरा पैशन। 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, और 24 घंटा मन के अंदर एक खुशी की लहर उस काम को लेके चलती रहेगी कि ईश्वर मुझसे अच्छा काम करवा रहा है। ये 5वां तरीका है। बाकी सब हुनर पीछे आते रहेंगे, वो सब फिर उनके भाई बहन है, छोटे। ये जो 5 काम हमने बताए, इसको एक बार दोबारा प्ले कर दीजिएगा ताकि लोग उसको रिकैप कर पाएं। क्या बात है सर, मैं खुद इस पॉडकास्ट से आज बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं आपके लिए बाद में कर रहा हूँ, पहले मैं ये पॉडकास्ट अपने लिए कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच सर। आज आपने हमारे इतने सारे लोगों को, खासकर मुझे सर, आपने इतनी पर्सनल मेंटरशिप दी, और आपको इतनी पर्सनल मेंटरशिप दी, उसके लिए सर को आप जो शब्द सर के लिए जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे इस पॉडकास्ट में समय दिया। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द हम सर से मुलाकात करेंगे। सर की किताबें और कोर्सेज के सारे लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं सर आपसे बहुत जल्द किसी अगली वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।